Hello friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. The website has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, अर्लियर वेबिनार वीडियो जो हमने पिछले टाइम पे और काफी समय से जो कर रहे हैं सारे वेबिनार के वीडियोस हैं हमारे वेबसाइट पे. आवर टुडे स्पीकर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री महादेव पुरानिक. He is a retired CFO of Saint Gobain Group. It's a French multinational company in India. After retirement, he pursues his interest in professional topics like society matters, advising on will, वसीयत वगैरह जिसको कहते हैं, inheritance of property, and he likes to keep himself updated on commercial laws. Before we invite today's speaker, let me give you a little brief on today's topic. In our previous Saturday evening's webinar, we had taken up the same topic that was numbered as series 1. Today, we are taking up the same topic because the topic is a large topic, it is a huge topic, it is a vast topic. So this will not be covered in one or two series. So hence we are taking it up on series 2, that is today's topic is series 2. Earlier topic was lectured by tax consultant Shri Pritesh Dedia. आप सबको पता है कि सोसाइटी में अकाउंट्स मेंटेन करना 100% जरूरी है. If you do not maintain accounts, then it classifies as a criminal offense also. बाकी और ऑफेंसेस तो यही है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है अगर आप अकाउंट्स वगैरह नहीं मेंटेन करते हो. तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कई तरीके हैं जो आज के हमारे स्पीकर साहब आपको डिटेल करेंगे. कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है, एफडीआर वगैरह में क्या होते हैं, वाउचर्स कैसे बनेंगे, टीडीएस का क्या रोल हो सकता है, जीएसटी का क्या रोल होगा, बैलेंस शीट पे साइनिंग अथॉरिटी कौन कौन होने वाले हैं, कौन से कानून कायदे लगते हैं, ये सब चीजों पे. जैसे मैंने पिछली दफा बताया था कि एमसीएस रूल 160D के अनुसार आप पेमेंट सिर्फ चेक से कर सकते हैं, लेकिन एमसीएस रूल 160C के अनुसार आप 10,000 रुपीज तक एक टाइम पे कैश भी हैंडल कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि बायलॉज में लिखा हुआ है कि 1,500 रुपया कैश हैंडल करना है. वो एक पुराने जमाने का बायलॉ था, लेकिन रूल नंबर 107C में ये 1,500 रुपया 10,000 में कन्वर्ट हो गया हुआ है. जब आप ऑडिट करते हो तो आपका जो ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ले लो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफाइड होता है, काउंसिल पर रजिस्टर्ड जो है, वो या तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पैनल ऑडिटर्स जो जीडीएसीए हो सकते हैं, डिपार्टमेंट का एक्स स्टाफ हो सकता है जिसको जीडीसीए किया हुआ है उसने, वो भी आपका अकाउंट्स ऑडिट कर सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो ऑडिटर है वो एक समय पे एक सोसाइटी में सिर्फ 3 साल तक ऑडिट कर सकता है. 1 साल का गैप लेने के बाद में वो फिर से ऑडिट कर सकता है, पर कंटिन्यूसली वो एक साथ सिर्फ 3 साल का ऑडिट कर सकता है. इसका डिटेल आपको सेक्शन 75 और 81 में मिल जाएगा. ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना है कि आपने मैनेजिंग कमेटी ने एफडीआर तोड़ा है, ब्रेक किया हुआ है, रिन्यू किया कि नहीं किया, इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, उसे इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क किया कि नहीं किया बैलेंस शीट में, और कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं. अगर आपको ध्यान हो तो हमने वेबिनार किया था अर्लियर जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात किया था. तो सोसाइटी में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसे म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी मार्केट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसका क्या प्रोसीजर था हम अपने अलग पिछले वेबिनार में हम बता चुके हैं उस चीज को. वेबिनार का वीडियो वेबसाइट में अवेलेबल है, फुर्सत मिले तब उसको आप जाके देख सकते हो आपके एकेडमिक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए. ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि बैंक में साइनिंग अथॉरिटी कौन कौन दिया हुआ है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया हुआ है वगैरह. ऑडिटर का फीस जो टिपिकली सिटीज में दिया हुआ है that is 100 rupees per member per year basis है. Auditor is having
a refutable right to get invited to the AGM, AGM only, not SGM. एक्ट में AGM के बारे में लिखा हुआ है। AGM में आके वो ऑडिटर क्या करेगा, जनरल बॉडी के प्रश्नों का उत्तर देगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जनरल मेंबर्स सिर्फ जनरल बॉडी मीटिंग में AGM में ही उसे प्रश्न कर सकते हैं। बाहर से उसको नोटिस देना, बाहर से उसको चिट्ठी लिखना या कोई भी चीज पूछना ऑडिटर को, ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई टू इंडिविजुअल मेंबर्स लेटर्स, सो डोंट राइट टू हिम एट ऑल, लीगली इज नॉट बाउंड टू टेल यू। ऑडिटर का काम है डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस देखना, सोसाइटी का रिकॉर्ड्स रजिस्टर चेक करना, इन्वेस्टमेंट्स देखना ठीक से किया है कि नहीं किया है, FDRs देखना, ये सब का जहां जहां भी वॉयलेशन हो रहा है उस वॉयलेशन का उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर। एक छोटी सी बात और है बिफोर वी इनवाइट आवर स्पीकर, कि अगर आप किसी कारणवश अपने सोसाइटी के ऑडिट अकाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एज एन इंडिविजुअल मेंबर या एज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स आप सोसाइटी का री ऑडिट करवा सकते हैं। री ऑडिट की जो अवधि है, टेन्योर है, लिमिटेशन जो है वो पिछले 5 साल तक का ही है। उसकी भी फीस गवर्नमेंट ऑडिटर करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं करता है, पैनल ऑडिटर नहीं करता है, कि सिर्फ और सिर्फ ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑडिटर करता है, वो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। उसकी फीस होती है 100 रुपया पर मेंबर पर ईयर बेसिस। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर टुडे स्पीकर and who will inform you, will share his knowledge with all what he has regarding this topic which we are going to take up today. I welcome Mr. Mahadev Pranik. You are welcome, Mr. Mahadev, and please take over. Over to you, Mr. Mahadev, sir. Thank you. Good evening, good evening, friends. I must thank Hemant sir to give me an opportunity to speak on this topic today. और मैं हिंदी में बात करूंगा, बीच बीच में शायद इंग्लिश में बोलूंगा गलती से, तो मुझे माफ कर दीजिए। अकाउंट ऑडिट के बारे में मैं ज्यादा ध्यान दूंगा और जहां पर भी मुझे कुछ बायलॉ की हेल्प लगेगी मैं हेमंत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंटरव्यून करे और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे। ओके, या तो मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा भर देना है। अकाउंट्स ये ऐसी चीज है कि अकाउंट्स थर्मामीटर जैसे रहता है। अकाउंट्स अपनी हेल्थ चेकअप, अकाउंट अपनी सोसाइटी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो बताता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत कम मेंबर्स ध्यान देते हैं। ताकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अकाउंट्स बहुत कुछ बोलता है, हमें सिर्फ पेशेंस चाहिए सुनने में और पढ़ने में। ऐसे नहीं है कि हर आदमी को अकाउंट की जानकारी होना जरूरी है, हर एक आदमी अलग अलग फील्ड से रहता है, लेकिन थोड़ी कुछ मालूमात अपने बाकी मेंबर से या MC मेंबर से जान लेना उनके लिए ही अच्छा रहता है, ना उस वक्त के लिए लेकिन फ्यूचर के लिए। अब अकाउंट्स बनाना है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं जब पारदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा है कि हम आम मेंबर्स MC को चुन के देते हैं। इसका मतलब क्या है? MC गवर्नमेंट जैसी होती है और हम आम आदमी जैसे रहते हैं। सो हमारी MC से कुछ अपेक्षाएं रहती है, MC की और MC के भी मेंबर से अपेक्षा रहती है। हम अपना जो मंथली पैसा निकाल के मेंटेनेंस के लिए देते हैं, वो मेंटेनेंस का पैसा MC या सोसाइटी कैसे यूज करती है, इफेक्टिवली यूज करती है नहीं करती है हमारी भी जिम्मेदारी पड़ती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ MC उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें आम मेंबर्स को और MC को आंख में तेल डाल के ये सब चीज सोचना पड़ता है। भले वो वॉलंटरी जॉब क्यों ना हो, लेकिन ये कानून से दी हुई पोजीशन है, तो उसका उस हिसाब से कानून से काम करना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब MC क्या है? MC इज द ट्रस्टी ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। तो उन्होंने ट्रस्टी के हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि ना कि मैं इस सोसाइटी का ओनर हूं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने दिमाग में मैं ट्रस्टी हूं ऐसे आएगा,
अपनी सोच विचार बदल जाते हैं। अब अभी अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स जो बनते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं और गवर्नमेंट ने जो बताए हैं उस हिसाब से अकाउंट बनते हैं। कोई भी आदमी अपने हिसाब से अकाउंट नहीं बना सकता है। मैंने गवर्नमेंट का क्यों कहा है कि अकाउंट्स में जो कुछ भी है वह बाय लॉ और सेक्शन और रूल्स की तरफ से अकाउंट में एंट्री होती है या पेमेंट होता है। इसलिए ये दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो और बायलॉ से सिंक्रोनाइज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे करूंगा कि एक एक प्रोविजन बताऊंगा कि भाई एमसी को क्या ख्याल रखना है और मेंबर्स को क्या देखना है। तो पहले तो क्या होना चाहिए अकाउंट्स में, एक मेकर चेकर कंसेप्ट होना चाहिए। ये मेकर चेकर कंसेप्ट क्या है, मैं ये मेकर चेकर कंसेप्ट कैसे कंट्रोल रखता है और कैसे फ्रॉड डिटेक्ट करता है कि एक जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक में अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो एक आदमी स्लिप बनाता है और दूसरे आदमी अप्रूव करता है, तभी आपको बैंक से पेमेंट मिलता है। इसको बोलते हैं मेकर चेकर कंसेप्ट। ऐसे ही कंसेप्ट सोसाइटी में भी होना चाहिए कि भाई एक आदमी कुछ करे, दूसरा आदमी उसको अप्रूव करे, उसके बाद में आगे एक्शन ले जावे, ताकि कोई एक आदमी कोई भी अफेयर अकेले अपने हिसाब से हैंडल ना कर सके। दूसरा प्रोसीजर कैसा होना चाहिए कि जैसे बैंक में होता है, आप स्टेट बैंक का एग्जांपल लीजिए, द सिस्टम शुड वर्क, पीपल विल कीप कमिंग एंड गोइंग। इसका मतलब क्या है कि आप एक स्टेट बैंक के एग्जांपल लीजिए, पूरे भारत भर में स्टेट बैंक है, लेकिन उधर हर 3 साल में अफसर बदलते रहते हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कोई अकेला आदमी बदल नहीं सकता है। इसी हिसाब से सोसाइटी में भी प्रोसेस ऐसे होने चाहिए कि कोई अकेला सेक्रेटरी, अकेला चेयरमैन, कोई भी वो बदल नहीं सकता है अनलेस कि उसकी प्रॉपर कमिटी में डिस्कशन हो या कोई एजीएम में अप्रूवल हो, ताकि अकाउंट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस होए, पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल हो जाए। अब हेमंत जी ने जिक्र किया कि अभी सिंपल सी चीज है अकाउंट्स में। अब बायलॉ 112 क्या बोलता है कि हर एक चेक जो है वो सेक्रेटरी ने साइन करना है और उसके साथ में चेयरमैन या ट्रेजरर साइन कर सकता है। अब कई जगह पे ऐसे होता है कि कोई दूसरे कमिटी मेंबर को भी अथॉरिटी दी जाती है, हालांकि उसके में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर एजीएम में अप्रूव करके प्रॉपर रिजोल्यूशन पास करके बैंक में दे देवे तो हो सकता है। लेकिन कभी भी 2 आदमी को चेक साइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायलॉ के हिसाब से भी और कंट्रोल के हिसाब से भी। अब जैसे दूसरा पॉइंट ऐसा है कि पहले जमाने में सोसाइटी 1,500 के ऊपर कैश में खर्चा नहीं कर सकती थी, अभी 10,000 खर्चा कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। अब ये 10,000 कैसे हो सकता है प्रैक्टिकली? गणपति फेस्टिवल है, नवरात्रि फेस्टिवल है, फलाने है, उसमें क्या है, ये सब लोग है वो सब लोग क्या जीपे चेक वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको कैश से पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अभी इनकम टैक्स में ऐसी प्रोविजन है कि कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेस या कोई भी सोसाइटी 20,000 के ऊपर कैश में खर्चा नहीं कर सकती है। अगर 20,000 के ऊपर कैश में खर्चा हो गया तो पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है इस बारे में। दूसरा एक पाइल ऑफ 143 क्या कहता है कि कभी भी सोसाइटी के हाथ में या सेक्रेटरी या अकाउंटेंट के हाथ में 10,000 के ऊपर कैश नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो 2-3 दिन के अंदर वो कैश बैंक में भरना पड़ता है। तो इसमें अभी मेंबर की क्या जिम्मेदारी है कि जैसे अकाउंट आए तो जब चेक करे अकाउंट्स में कि भाई कैश ऑन हैंड कितना बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं, 10,000 के ऊपर है, 10,000 नीचे है। 10,000 नीचे है तो ठीक है, नहीं है तो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपने 10 पैसे इतने कैश ऑन क्यों रखे आपने। अभी मैं जाऊंगा बायलॉ के हिसाब से। अब जो सोसाइटी मेंटेनेंस जो रिकवर करती है
वो दो प्रकार के होते हैं। एक सर्विस चार्जेस होते हैं, बायलॉ 65 में उसके डिटेल दिए हुए हैं, वो फिक्स्ड यानी पर फ्लैट बेसिस पे रिकवर करने पड़ते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स, सिंकिंग फंड, ये सब जो है वो पर स्क्वायर फीट बेसिस रिकवर करने पड़ते हैं। तो ये एमसी की भी जिम्मेदारी पड़ती है। कई जगह ऐसे होता है कि एमसी को और मेंबर्स को भी पता नहीं होता है, पूरा मेंटेनेंस पर स्क्वायर फीट बेसिस पे चार्ज कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है कि जब तक आप बायलॉ अमेंड नहीं करते हो और जब तक रजिस्टर अप्रूव नहीं करता है, तब तक हर पूरा मेंटेनेंस पर एरिया बेसिस पे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो जैसी एमसी की जिम्मेदारी है, ऐसी मेंबर्स की भी जिम्मेदारी इस पे ध्यान देना कि भाई किस हिसाब से ये रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें कैसे दिया है कि सिंकिंग फंड 0.25% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर होना चाहिए मिनिमम। अब मिनिमम 2.25 है, लेकिन उसके ऊपर भी सोसाइटी रिकवर कर सकते हैं जनरल बॉडी के अप्रूवल लेके। ये अभी देखिए, मान लो कोई बिल्डिंग बनी है 2000 साल में, उस वक्त की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके हम अगर 0.25% कवर करते हैं और मान लो 40 साल के बाद जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट आएगी, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीबन 40 गुना बढ़ी रहेगी, लेकिन अपना जो सिंकिंग फंड है वो पुराने हिसाब से ही रहेगा। तो उस वक्त क्या हो जाता है कि मेंबर लोग को बहुत सारा पैसा निकालना पड़ता है, स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए बहुत सारा पैसा निकालना पड़ता है। तो ये नॉट ओनली एमसी मेंबर्स की भी जिम्मेदारी है कि भाई हर 2-3 साल में या 5 साल में रिव्यू करे, आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट लेके सोचना चाहिए कि भाई सिंकिंग फंड अपने को बढ़ाना चाहिए कि नहीं, अपने लिए फायदे के लिए है। आज कोई भी हर 200 रुपया बढ़ाएगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है, लेकिन कभी एमसी बोलेगी कि अपने को 50,000 निकालना है तो सब मेंबर्स ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, भाई इतना पैसा क्यों लगता है। तो ये स्लोली ये फंड जमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब आदमी यंग रहता है तब आदमी सेविंग करता है, और जब आदमी बूढ़ा होता है उस सेविंग में से खर्चा करता है। तो ये सिंकिंग फंड है, मेजर रिपेयर फंड, ये जो है ये फ्यूचर के लिए रिकवर करके रखना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम मेंटेनेंस जब भी बढ़ते हैं तो हम लोग बहुत ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर में बहुत बेनिफिट हो जाता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड जो है वो 0.75% पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर करना पड़ता है। मेजर रिपेयर फंड जब भी लगे सोसाइटी अपने एजीएम में रिजोल्यूशन पास करके क्रिएट कर सकती है। और एजुकेशनल ट्रेनिंग फंड है 10 रुपीज पर मेंबर जनरल, और डिसाइडेड जनरल बॉडी रिकवर करना पड़ता है। अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं आता हूं, अकाउंट्स में क्या देखना है कि हमें पता है कि ट्रांसफर प्रीमियम जो रहता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी को फ्लैट बेचता है तब सेक्शन बायलॉज और नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई भी फ्लैट ट्रांसफर के लिए मैक्सिमम ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 ही ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज में ये रूल का ब्लेटेंट वायलेशन होता है। कोई डोनेशन के नाम से ये कोई भी परमिट नहीं है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है। तो मेंबर को ये भी देखना चाहिए कि भाई सोसाइटी ट्रांसफर प्रीमियम कितना लेती है। अगर ज्यादा लेते तो जिम्मेदारी है कि बायलॉ फॉलो करे, क्योंकि अगर किसी भी मेंबर ने कंप्लेंट की तो पूरी की पूरी एमसी डिस्क्वालीफाई हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसी और मेंबर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर बायलॉ 14 बोलता है कि आप ये जो फंड लेते हो, सिंकिंग फंड है या मेजर रिपेयर फंड है, कैसे आप खर्चे कर सकते हो, उसके भी उन्होंने सब तरीके दिए है कि सिंकिंग फंड स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए आप कर सकते हो, जनरल बॉडी का अप्रूवल होना चाहिए, सब ऐसे कानून में दिए हुए। उस हिसाब से ही ये फंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि ना कि किसी
एमसी के मूड पे या व्यूज पे हो सकता है, ना किसी के बहकावे में आके ये सब कर सकते हैं। तो बायलॉज में बहुत प्रोसीजर दिए कि कैसे हर चीज का रिकवरी करना है, कैसे हर रिकवरी का एक्सपेंडिचर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब बायलॉ 141 क्या बोलता है कि सोसाइटी ने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या क्या अकाउंट मेंटेन करना है, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इसमें मैं सिर्फ जो अकाउंटिंग रिलेटेड है वो मैं बोलूंगा। कैश बुक रखना पड़ता है, जनरल रिजर्व रखना पड़ता है, मेंबर का पर्सनल रिजर्व रखना पड़ता है, सिंकिंग फंड रजिस्टर रखना पड़ता है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रजिस्टर इन ओ फॉर्म कर रखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रखना पड़ता है, प्रॉपर्टी रजिस्टर, फर्नीचर फिक्चर, ऑफिस, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है। और ये ऑडिटर की देखनी जिम्मेदारी है कि ये सब रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं नहीं होते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी सोसाइटी हर बायलॉ के हिसाब से करे तो उसे ए ग्रेड मिलने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सोसाइटी को बी ग्रेड मिलती है तो मेंबर को भी सोचना चाहिए और एमसी को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या कमी है कि हमें बी ग्रेड नहीं मिली है। कभी कोई सोसाइटी को अगर सी ग्रेड मिली है तो ये मेंबर की और एमसी की जिम्मेदारी है कि पूछना कि हमें सी ग्रेड क्यों मिले है, हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग बी और ए क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे होता है कि बहुत जगह पे ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट ही नहीं होता है, सिर्फ अकाउंट भेज देते हैं और मेंबरशिप वही देखते हैं। तो ये मेंबर की भी जिम्मेदारी है कि उनको एमसी को बोलना है कि भाई हमको पूरा ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, हमें क्या ग्रेड मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑडिट रिपोर्ट एंड अकाउंट्स इज नथिंग बट द थर्मोमीटर, इट इज द हेल्थ चेकअप ऑफ अ सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा बायलॉ 142 क्या बोलता है कि अलग अलग फाइल्स रखनी पड़ती है। मैं सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड फाइल बताऊंगा। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूडिंग नॉन एग्रीकल्चरल टैक्सेस, वाउचर्स along with the bills relating thereto, counter files of challans for credits of amounts in the bank, counter files of checks issued, counter files of receipt, carbon copies of receipt issued, or counter files of bills or carbon copies of bills of society charges, periodical statements of accounts prepared by society, audit memos received from statutory auditors, audit report received from internal auditors, revenue reports। तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट दिए है कि ये सब रिजिड फाइल्स अलग अलग मेंटेन करनी पड़ती है। अब भले ये सब फाइल ऑडिटर देखे ना देखे, लेकिन ये एमसी की जिम्मेदारी है कि कानून के हिसाब से ये रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा मैं एक बताता हूं कि कितने मेंबर्स ये देखते हैं कि नहीं पता नहीं है, कि हम जो सिंकिंग फंड रिकवर करते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड रिकवर करते हैं, मेजर रिपेयर फंड रिकवर करते हैं, उसके पर जो बैंक का इंटरेस्ट आता है वो बैंक का इंटरेस्ट उस फंड में ही जमा होना चाहिए, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेवे। डायरेक्ट वो डिपॉजिट में क्रेडिट होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? मान लो कि ये सिंकिंग फंड मेजर रिपेयर ये फ्यूचर के लिए है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आता है वो भी फ्यूचर के लिए यूज करना चाहिए। अगर हम ये इनकम एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं तो हम लोग वो मेंटेनेंस के साथ सब्सिडाइज कर देते हैं, उसका फ्यूचर यूज नहीं होता है। वो हम क्या करते हैं, सोसाइटी में इतना मेंटेनेंस है, चलो हम और भी खर्चा कर सकते हैं, ये गलत बात है। तो हर एमसी ने या मेंबर ने ये भी देखना चाहिए कि अदर देन सेविंग अकाउंट जो चीज भी फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है वो उसी फंड में क्रेडिट होना चाहिए, ताकि वो डेली यूज में ना आवे। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम सैलरीड लोग हैं और हमको बैंक में पैसा उसका इंटरेस्ट आता है। हमारा ये क्या रहेगा कि हम अपना खर्चे जो सैलरी में से चलाए, इंटरेस्ट आएगा हम फ्यूचर के लिए रखेंगे, तो ताकि क्या है फ्यूचर में यूज आएगा। तो इस डिपॉजिट का भी यही मतलब है, इसका फ्यूचर में यूज आना चाहिए। हाँ। अब मैं आऊंगा फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। अब क्या है, मार्च में ईयर एंडिंग होता है तो जुलाई तक अकाउंट्स फाइनलाइज होने चाहिए और उसके उसका ऑडिट कर लेना जरूरी है। अब मैं इसमें एक सलाह दूंगा
मैं सलाह दूंगा कि ऑडिट इज अ पास्ट, जो हुआ है, जो हुआ है उसके लिए हम लोग 4 महीने क्यों ले, क्योंकि अब हम लोग पिछले से जितने जल्दी निकल जाए उतने हम आगे के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। ये गलत बात है कि हम लोग 4 महीने रुके, 4 महीने के बाद ऑडिट करें, उसके बाद में रिपोर्ट जाए। तो मार्च तक जो हुआ है हमें सितंबर में पता चलता है कि मार्च तक क्या हुआ है, वो 6 महीने का टाइम बीत जाता है उसके अंदर। हम लोग ये भी एमसी या मेंबर ये भी कर सकते कि भाई मार्च में हुआ है तो अप्रैल में ऑडिट खत्म करके मई में एजीएम करके आगे चलो, ताकि बजट जो चाहिए अपने को वो जून में अप्रूव हो सके, पैसा भी जल्दी आवे और 9 महीने के लिए पूरा साल का बजट का पैसा भी आ जावे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। लेकिन ये मेरा सजेशन है कि ये जितना जल्दी हो सके पास में से बाहर निकलो, आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें रूल 61 क्या बोलता है कि उसमें भी थोड़ा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है कि विद इन 45 डेज अकाउंट बना के ये मेंबर्स को रिव्यू के लिए रखने चाहिए 15 दिन के लिए। ये बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन उसके ऊपर भी डिस्प्यूट है। लेकिन सुविधा ऐसी है कि 15 दिन 45 डेज के बनाने के बाद मेंबर को जाके वो अकाउंट देख सकते हैं, उसमें कुछ सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, ताकि एमसीओ ऑब्जेक्शन देखे, ऑडिटर को भेजने के पहले एड्रेस करे और फिर ऑडिटर को भेज सकते हैं। दूसरी बात क्या है, क्यों अच्छा है मेंबर्स के लिए। देखो 45 डेज में अकाउंट हो गया तो वो हो गया 15th मई, करेक्ट है, और 31st में you have an opportunity within 2 months you come to know you have access to records or access to account to see पीओ पास सब बराबर बनाए नहीं बना, कुछ क्वेश्चन है तो रेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। अब बहुत मेंबर ने देखा होगा कि जो सोसाइटी में सरप्लस आता है उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रॉफिट बनाने का इरादा कभी भी नहीं रहता है। तो वो सरप्लस जो आता है वो सरप्लस का 25% रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो 25% ऑफ द सरप्लस गोज टू द रिजर्व। अब ऐसा है कि अभी मेंबर को क्या है, मैं पहले ये अकाउंट के ऊपर ध्यान दूंगा बाद में। अब डिप्रिसिएशन, अब ऐसे है कि हम जो एसेट परचेज करते हैं सोसाइटी में, मान लो फर्नीचर फिक्सर है, डीजी सेट है और कंप्यूटर जो कुछ है, वो हर साल कानून के हिसाब से उसके ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है। वो नॉन कैश चार्ज करता है। नॉन कैश इसका मतलब क्या है, सोसाइटी के खिस्से में से पैसा नहीं जाता है, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन करना पड़ता है। क्योंकि मान लो कि आज हमने कंप्यूटर 20,000 40,000 में लिया है, तो 4 साल के बाद वो नया कंप्यूटर 40,000 नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उसका लाइफ 4 साल ही रहता है या 5 साल रहता है मैक्सिमम, तो 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ता है ताकि उसके बाद में नया कंप्यूटर लेना पड़े। तो इस हिसाब से हर चीज का एक डिप्रिसिएशन लेके उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगा कि टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हो किसी को, तो इंडिविजुअल्स हो या पार्टनर हो, उसके ऊपर अलग अलग परसेंटेज से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। टीडीएस वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि पेमेंट करने के टाइम टीडीएस डिडक्ट कर, उसमें भी लिमिटेशन है। 30,000 वन कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख पर एनम, वो सब अलग अलग है। लेकिन ये टीडीएस डिडक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट लगता है। तो ये सब अगर ये फॉलो नहीं किया तो ये पैसा किसके पॉकेट में से जाता है, फाइनली ये सोसाइटी के अकाउंट में से पैसा जाता है। यानी इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी एमसी की है। तो एमसी को जिम्मेदार रहना पड़ता है कि भाई आपने जो आपकी जिम्मेदारी है लॉ फॉलो करने का, वो क्यों नहीं किया। मेंबर सवाल पूछ सकते हैं कि आपने टीडीएस काटना मांगता था, क्यों नहीं काटा है। क्योंकि ये सब कैसे है ना कि इस टीडीएस का अगर इम्पैक्ट है तुरंत मालूम नहीं पड़ता है। जब इनकम टैक्स की नोटिस 3-4 साल के बाद आती है ना,
तब ये सब मालूम पड़ता है कि अरे टीडीएस काटना मांगता था, काटा नहीं था, अब क्या करे, पेनल्टी भरो, इंटरेस्ट भरो। ये सब अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो ये मेंबर की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि ये पूछे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए हैं, उसमें आपने टीडीएस डिडक्ट किया है कि नहीं, और उसका प्रॉपर पेमेंट किया है कि नहीं, क्योंकि ताकि बाद में वही पैसे मेंबर के अकाउंट में से न जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर टीडीएस नहीं काटा तो उसका 100% पेनल्टी लगता है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 10,000 टीडीएस है, तो उसके ऊपर 10,000 का पेनल्टी लग सकता है। फिर बाद में इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट करो और वेवर मांगो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब इनकम टैक्स, बहुत सारी सोसाइटीज में ये पता नहीं रहता है कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रहता है, लेकिन हर एक हाउसिंग सोसाइटी को इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करना पड़ता है। और अगर ये रिटर्न फाइल नहीं किया तो 31 दिसंबर तक भरेंगे तो उसके ऊपर 5,000 रुपीज पेनल्टी है, और उसके बाद भरेंगे तो 10,000 पेनल्टी है। तो ये भी मेंबर की जिम्मेदारी पड़ती है कि एमसी को पूछे कि भाई आपने रिटर्न फाइल किया, टाइमली फाइल किया, इस पर पेनल्टी है नहीं है। क्योंकि अगर पेनल्टी भी भरेंगे तो वो कहां से भरेंगे, अपनी कैसे थोड़ी भरेंगे, वो सोसाइटी अकाउंट से ही भरा जाएगा। तो मेंबर की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि मेरा पैसा जो जा रहा है वो प्रॉपर यूज होना चाहिए, एमसी ने प्रॉपर रूल्स फॉलो करने चाहिए। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इनकम टैक्स के हिसाब से पिछली सेमिनार कवर किया था। अभी सोसाइटी में जो है, हाउसिंग सोसाइटी को इनकम टैक्स कौन सी इनकम पे भरना पड़ता है? सिर्फ वो इनकम है जो नेशनलाइज बैंक से इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर सोसाइटी को इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और जो नॉन मेंबर से इनकम आता है, नॉन मेंबर का इनकम मतलब क्या है कि भाई सोसाइटी में कोई क्लब हाउस हो या कोई बाहर के लोगों से रेंट वगैरह रिकवर किया हो क्लब के लिए, या जिम है, जिम के लिए कुछ पैसा लिया हो नॉन मेंबर से, तो ये सब जो इनकम आता है उसके ऊपर सोसाइटी को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन मेंबर से कुछ भी पैसे लिए तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी पूरे इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरती है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल बैंक इंटरेस्ट एंड नॉन मेंबर के इंटरेस्ट के ऊपर ही टैक्स भरती है। अब मैं आऊंगा, दूसरी बात ऐसी है कि अगर सोसाइटी के पास ऐसे कुछ इनकम है तो इस सोसाइटी की जिम्मेदारी पड़ती है कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को उसका एडवांस टैक्स भरे। क्यों भरे? उसका एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि भाई अपना कितना इनकम होगा, उस हिसाब से एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। ये एडवांस अगर नहीं भरेंगे तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगता है। तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका बाद में जो इंटरेस्ट पेनल्टी पड़ता है वो उसका भार मेंबर की बिना गलती से उनके ऊपर उसका भार नहीं आना चाहिए। अब मैं आऊंगा जीएसटी के ऊपर। अब मैं इस बड़ी सोसाइटी की बात करूंगा कि जहां 100 से ज्यादा मेंबर्स है, कि अगर सोसाइटी एनुअल टर्नओवर यानी जो रिकवरी है वो 20 लाख से ऊपर हो, और मेंटेनेंस पर फ्लैट अगर 7,500 के ऊपर हो, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना कंपलसरी है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस 20 लाख, पूरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, लेकिन और मेंबर का मेंटेनेंस 7,500 के नीचे है, लेकिन उसका कुछ अदर इनकम हो कि भाई क्लब हाउस का रेंट है, किसी बाहर से लिया, या स्क्रैप सेल हो, या कोई अदर इनकम हो, तो उसके लिए सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन लेना और जीएसटी चार्ज करना कंपलसरी है। हालांकि बहुत सारी सोसाइटीज में ये पॉइंट इग्नोर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसी ने जरूर इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत इंपैक्ट है। जीएसटी अगर टाइम पे नहीं भरा तो उसके ऊपर 18% पेनल्टी इंटरेस्ट है,
₹10,000 पेनल्टी, ऐसे अलग अलग उन्होंने स्लैब दिए हुए हैं। अब मैं आऊंगा ऑडिट के ऊपर। ऑडिट इज नथिंग बट इज अ हेल्थ चेकअप ऑफ अ सोसाइटी के अकाउंट बराबर बनाए हैं नहीं बनाए हैं, उसमें क्या फ्लॉज है, और ये ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि रिपोर्ट करना कि ये सब कानून के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। और बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि इग्नोरेंस की वजह से मेंबर लोग ये पढ़ते ही नहीं है, ध्यान भी नहीं देते कि ऑडिटर ने क्या क्या रिपोर्ट किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स पढ़े। तो दूसरा क्या है, अभी बायलॉ 150A और 94A के हिसाब से जो ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको एजीएम में ही अपॉइंट करना पड़ता है। सिर्फ कोविड के काल में गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी थी कि एजीएम नहीं ले सके, इसके लिए कमिटी अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन कानून के हिसाब से ऑडिटर एजीएम में ही अपॉइंट करना पड़ता है, एजीएम में नहीं कर सकते हैं। एक ऑडिटर 3 साल के लिए ऑडिट कर सकता है, जैसे हेमंत जी ने पहले ही बताया है। और ऑडिटर जो गवर्नमेंट का पैनल है उनके रजिस्टर्ड पैनल से ही अपॉइंट कर सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या जीडीसी हो। अब मैं थोड़ी सी एक बात डेविएशन करता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी का ऑडिट करने में क्यों आगे नहीं आते हैं? क्योंकि उनसे हिसाब से फी बहुत कम होती है, काम की जिम्मेदारी बहुत रहती है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें ज्यादा आते नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। अब ये मेरी सलाह ये रहेगी कि ऑडिटर कोई भी सोसाइटी में अदर अकाउंटिंग सर्विसेज रेंडर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी में क्या होता है, पैसे बचाने के लिए ऑडिटर को बोलते हैं कि तुम ही अकाउंट संभालो, तुम ही हमारा बिलिंग करो और आप ही ऑडिट करो। ये बहुत गलत बात है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो अदर सर्विसेज कर देता है तो उसमें ऑडिट में कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं और उसमें फ्रॉड के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कोई भी सोसाइटी ऑडिटर को अदर सर्विसेज रेंडर करने के लिए एंगेज ना करे, मेरी सलाह रहेगी। हम लोग पैसे बचाने के लिए ये सब देखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ही खतरा हो सकता है कभी भी। तो अकाउंटेंट और ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। अब ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है सेक्शन 81 पे कि ऑडिट रिपोर्ट बनावे, ऑडिट अकाउंट अटैच करे। और ये सोसाइटी, और उसमें क्या होता है कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट आता है उसके बाद ऑडिट ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आता है। तो ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि ऑडिट रिपोर्ट और ऑब्जेक्शंस एमसी में डिस्कस करे, एमसी में बताए कि भाई ऑडिटर ने क्या ऑब्जेक्शन लिए हैं, उसमें अपने क्या क्या करना चाहिए, वो सब रेक्टिफिकेशन करके 3 महीने में रजिस्ट्रार को रिप्लाई देना पड़ता है। बहुत जगह पे ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके ऊपर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये अब बहुत जगह ऐसे होता है कि नोटिस ऑफ एजीएम जो है 14 क्लियर डेज में देनी पड़ती है, यानी नोटिस का डेट छोड़ के और एजीएम का डेट छोड़ के। लेकिन बहुत जगह ऐसे होता है कि नोटिस भेज देते हैं लेकिन ऑडिट अकाउंट भेजते नहीं है। ये गलत बात है। ऑडिटेड अकाउंट भी नोटिस के साथ जाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर मेंबर को अकाउंट्स का रिव्यू करना के लिए टाइम मिलना मांगता है, किसी को कंसल्ट का टाइम मिलना मांगता है। 2 दिन के पहले भेज के कुछ मतलब नहीं होता है। ये एमसी की भी जिम्मेदारी है कि पूरा सेट मेंबर्स को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। और ऑडिट ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर भी मेंबर्स को पूछना चाहिए कि भाई अगर 2 साल से ऑडिटर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो इसका आपने कंप्लायंस क्यों नहीं किया है। एक मेंबर का हक बनता है ये सवाल पूछने के लिए। मैं एक रिकमेंडेशन करूंगा प्रैक्टिकल हिसाब से, ऑफिस बेयरर्स और एमसी हर एवरी ईयर ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक ऑडिटर के साथ मीटिंग करना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि भाई आपके ऑडिट में रिपोर्ट में आपको हमारे अकाउंट में क्या 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 कमियां हैं, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, हमें क्या नया प्रोसीजर बनाना चाहिए। बहुत जगह ऐसे होता है, आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे ऑडिट रिपोर्ट आता है पढ़ते नहीं है, जैसे आता है जस्ट एजीएम में भेज देते हैं। ये बहुत गलत बात है
क्योंकि ऑडिटर बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी रहती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी हो सकती है। इसके लिए एमसी की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को मिले, उनसे एक बार बात कर ले कि भाई क्या क्या है, क्या हमें करना चाहिए, और उसके ऊपर आगे स्टेप ले ले। ये मेरी सलाह है, कानून में ऐसा लिखा नहीं है। कानून में ये लिखा है कि ऑडिटर एजीएम में हाजिर रहना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि कितने एजीएम में ऑडिटर अटेंड करते हैं। ये एमसी की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को इनवाइट करे, ऑडिटर को एजीएम में बुलावे, ताकि मेंबर लोग ऑडिटर को अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये देखा नहीं देखा, इसमें क्यों ऐसा है। ऑडिटर उसकी जिम्मेदारी रहती है कि उसको ये मेंबर को जवाब दे दे। तो सेक्शन 81(5) में लिखा है ऑडिटर टू बी प्रेजेंट इन द एजीएम। अब ऐसा है कि सेक्शन 81 है। सेक्शन 81 क्या बोलता है कि अगर रजिस्ट्रार को ऐसे लगे या कोई मेंबर को ऐसे लगे कि भाई ऑडिट बराबर नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार री ऑडिट भी करवा सकता है। उसका एक प्रोसीजर है, वो अपना ऑडिटर अपॉइंट करके री ऑडिट करके अकाउंट चेक रिपोर्ट बना के फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है क्या, मिस रिप्रेजेंट हुआ है, गलत रिप्रेजेंट हुआ है क्या। ये सब प्रोसीजर करके आगे वो अपनी कार्रवाई करते हैं। अब सेक्शन 78 क्या है? सेक्शन 78 इज ऑन नेग्लिजेंस। कि नेग्लिजेंस क्या बोलते हैं कि इफ द सोसाइटी एमसी इज नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज इंक्लूडिंग अकाउंट ऑडिट मैटर्स, द रजिस्ट्रार कैन डिस्क्वालीफाई एंटायर कमिटी। ये द राइट। सो इसके लिए एमसी की ये जिम्मेदारी पड़ती है कि अपनी जो ड्यूटी है वो टाइम टू टाइम निभानी चाहिए। और ये कभी हो सकता है जब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स एक के पीछे आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एमसी को भी सतर्क करना चाहिए और मेंबर्स को भी सतर्क रहना चाहिए कि अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट पढ़े, उसमें जाने कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अब ऐसे होता है कभी कभी कि मान लो हमसे सिंकिंग फंड 100 रुपए ले लिया है साल में, लेकिन सिंकिंग फंड का डिपॉजिट किया है 90 रुपीज। मेंबर लोग देखते भी नहीं है क्या है, लेकिन ये मेंबर की जिम्मेदारी है कि 100 रुपीज अगर सिंकिंग फंड से रिकवर होते 90 रुपए क्यों डाला है, ये 10 रुपया क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ है। मेजर रिपेयर फंड हो, रिपेयर मेंटेनेंस फंड हो, इतने पैसे अगर लिए तो उतने डिपॉजिट क्यों नहीं हुए, ये जिम्मेदारी है। इसका मतलब ऐसे होता है कि अगर नहीं डिपॉजिट किया है तो या तो पैसा सेविंग बैंक में पड़ा है, या तो वो पैसा मेंटेनेंस में यूटिलाइज हुआ है। तो ये उसमें सतर्क रहना बहुत ही जरूरी रहता है। अब मैं अकाउंट्स और ऑडिट के बाद में दूसरे पॉइंट पे आता हूं, इंटरनल ऑडिट के ऊपर। इंटरनल ऑडिट सोसाइटी में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि हर सोसाइटी में इंटरनल ऑडिट होना बहुत ही जरूरी है। अब ठीक है, छोटी छोटी सोसाइटी 20-30 मेंबर की सोसाइटी में खर्चे होते हैं, लेकिन जहां पे भी बड़ी सोसाइटी है, 100 मेंबर से ऊपर है, वहां पे रेवेन्यू भी बड़ा रहता है। इंटरनल ऑडिटर क्यों जरूरी है? जो इंटरनल ऑडिटर जो रहता है ना, वो अपनी प्रोसेस और कंट्रोल चेक करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या देखता है, वो अकाउंट्स के बायलॉ के हिसाब से सब बना हुआ है नहीं हुआ है, और अकाउंट वाउचर सब रिकॉर्ड मेंटेन किए कि नहीं किया है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है वो प्रोसेस और कंट्रोल चेक करता है कि भाई मान लो कोई भी सोसाइटी में एसओपी बनाया हुआ है, तो एसओपी से हिसाब से प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लो कि कोई भी खर्चा अगर करना है कि उसके भाई ये खर्चे के कितने कोटेशन आने चाहिए, किसके सामने ओपन होने चाहिए, और कौन अप्रूव कर सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर क्वार्टरली आके सब प्रोसीजर चेक कर सकता है कि भाई कहीं ब्लैंक चेक तो रखे नहीं है, सेविंग में पैसे आइडल तो पड़े नहीं है, टाइम टू टाइम डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत सारी। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि वो सजेशंस करे, वो मिसअप्रोप्रिएशन को कंट्रोल करे, फ्रॉड को कंट्रोल करे, यही मतलब होता है। क्योंकि ऑडिटर आता है एक साल के बाद क्या पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ है। अगर क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट हुए तो टाइम टू टाइम पता चल सकता है कि बाबा कहाँ हम लोग गलत जा रहे हैं, हम लोग क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और ये इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रेगुलरली मेंबर्स को भी जाना चाहिए, मेंबर्स को भी पता होना चाहिए कि भाई सोसाइटी प्रोसेस से काम कर रहे कि नहीं रही है।
तो मेरी ये लोगों को सलाह सलाह रहेगी कि कानून में मैंडेटरी नहीं है कि हर सोसाइटी, मेजर सोसाइटीज मस्ट अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर. इट इज गुड फॉर देम फ्रॉम अ कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस पॉइंट ऑफ व्यू. अब मैं बताऊंगा कि भाई इंटरनल ऑडिट और रिलेटेड मिस एप्रोप्रिएशन, मिस फ्रॉड कब हो जाता है कि एक आदमी के हाथ में पूरा कारोबार हो या 2 या 3 आदमी मिलके कोलिजन करके सोसाइटी का अफेयर ऐसे हैंडल करते हैं कि वो पैसे साइफन हो जाते हैं या कुछ गलत इस्तेमाल हो सकता है. अब मैं एग्जांपल देता हूं. कई दिन पहले एक न्यूज आइटम आई थी कि सोसाइटी ने कोई किसी मैनेजर को बिना उसका बैकग्राउंड चेक करके उसको अपॉइंट किया. ट्रेजरर कहीं अब्रॉड जाने वाला था, उसने ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए थे और वो आदमी 40 लाख लेके फरार हो गया. तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मेंबर की नहीं है. ये जिम्मेदारी फाइनली एमसी के ऑफिस बेरे के ऊपर पड़ती है. इसलिए फ्रॉड न हो, मिसअप्रोच ना हो, इसके लिए हर एक सोसाइटी में एक अपने अपने तरीके से एक एसओपी बनाना चाहिए. ये एसओपी ऐसे होना चाहिए कि एमसी भले बदले लेकिन ये प्रोसेस फॉलो होना ही चाहिए. ये प्रोसेस होना है नहीं हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी पड़ती है बाद में? एमसी की और इंटरनल के ऊपर. तो डबल तरीके से डबल कंट्रोल हो सकता है. अब मान लीजिए कि बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, 1 करोड़ का सोसाइटी में रिपेयर है. मेंबर को क्या पता है कि ये वेंडर कौन है, ये किसका रिलेटिव है, किसका दोस्त है, नहीं है, क्या पता चलता है. लेकिन अगर ऐसे वक्त के ऊपर अगर एक ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट हो कि हर एक एमसी मेंबर लिख के दे, डिक्लेरेशन दे कि द कॉन्ट्रैक्टर हु इज बीइंग अपॉइंटेड ही इज नॉट रिलेटेड टू मी एंड आई डोंट हैव एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद दैट कॉन्ट्रैक्टर. इससे ऊपर से क्या होगा? एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि भाई किसी का रिलेटिव नहीं है, कोई उसका लेन देन नहीं है. अगर हो तो डिस्क्लोज कर देवे कि भाई ये मेरे दोस्त का है, लेकिन ये उसने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए, उसके ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ताकि उसमें कुछ भी साइफन आउट वगैरह सवाल नहीं हो सकता है. ऐसे फ्रॉड होने के लिए बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल करना ये एमसी की भी जिम्मेदारी है, मेंबर्स की भी. मेंबर जितना सोसाइटी में इंटरेस्ट रहे उतनी ऐसी सब चीजें होने में, कंट्रोल होने में आसानी हो सकती है. अब मैं फ्रॉड के बहुत सारे एग्जांपल नहीं दूंगा, बहुत सारे है भी, लेकिन उसमें मैं टाइम नहीं बिताऊंगा. लेकिन फ्रॉड 100 रुपए का हो सकता है, 1 लाख रुपए की भी हो सकता है, क्योंकि एमसी के क्या है, उनकी अपनी भी उनके बिजनेस है, उनकी जॉब है, उनकी फैमिली है, और हर छोटे छोटे चीज में ध्यान नहीं रख सकते हैं. तो उसके लिए वो अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मैनेजर वो डिपेंडेंट रहते हैं, वो जो सामने आता है पेपर साइन हो जाते हैं. तो ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है. तो मेरा ध्यान यही रहेगा कि मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड ना हो, इसके लिए कैसे हर वाउचर 2 मेंबर ने, 2 ऑफिस बेरर ने साइन करना इंपॉर्टेंट है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो 2 आदमी ने साइन करना इंपॉर्टेंट है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हो उसमें सब ऑफिस बेरर प्रेजेंट हो, प्रपोज के मिनट बनावे, ताकि ये जितना हो सके ट्रांसफर्ड वे में कारोबार हो सके. व्हाट इज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कागज बोलना चाहिए. मान लो आज एमसी निकल गई, लेकिन एमसी ने क्या किया है उसका कागज बोलना चाहिए कि उन्होंने ये स्टेप फॉलो किया था और ये स्टेप से उन्होंने सही किया है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कुछ ऑफेंसेस जो है वो क्या क्या ऑफेंस में ब्रीफ में लूंगा. 146C, एमसी फेल्स टू इन्वेस्ट फंड्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फंड्स यूटिलाइजेशन, प्रॉपर फंड्स इन्वेस्ट किए क्या नहीं किया है. अगर नहीं किया इन्वेस्ट तो एमसी के, तो इसके ऊपर भी पनिशमेंट है अगर इन्वेस्ट प्रॉपरली नहीं किया हो फंड्स तो. और 46 के क्या बोलता है, अगर फॉल्स रिटर्न सबमिट किया हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट प्रोवाइड किया हो, या फॉल्स प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया हो, तो उसके ऊपर भी
पेनल्टी है, पनिशमेंट है। और तो अभी 146 सी में अगर एमसी फेल्स टू इन्वेस्ट फंड तो उसके ऊपर 500 रुपीज पेनल्टी है। और अगर दूसरा चीज जो मैंने 46 के फॉल्स रिटर्न, फॉल्स इन्वेस्ट फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, उसके ऊपर सीवियर पेनल्टी है। उसके ऊपर क्या 4147 क्या बोलता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और फाइन अप टू 2000 और बोथ। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी एमसी के ऊपर कि कोई भी झूठे बयान ना दे, झूठे रिटर्न फाइल ना करे, या किसी को इंफॉर्मेशन ना देने या प्रॉपर रिकॉर्ड ना मेंटेन करे, बहुत जिम्मेदारी होती। तो ये सब चीजें हैं। अब फिक्स डिपॉजिट कैसे रखना है, क्या रखना है, वो 154 B17 में दिया हुआ है। सिंकिंग फंड के लिए अलग एफडी रखना चाहिए, मेजर रिपेयर फंड के लिए अलग एफडी करना चाहिए, रिपेयर में अलग रखना चाहिए बैंक के अंदर, ताकि जिसका यूज हुए उसी के लिए वो पैसा निकाला जाए, ना कि सिंकिंग फंड का पैसे। मेजर रिपेयर ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने दिए है कि आप म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में रख सकते हो, लेकिन ये म्यूचुअल फंड वगैरह सब रिस्की बातें हैं। इसके लिए सोसाइटी सेफ्टी के लिए बैंक में एफडी रखना पसंद करती है, लेकिन ये भी सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है कि कौन से टाइप के बैंक में पैसे रखे। रेप्यूटेड बैंक हो, ट्रिपल रेटेड बैंक हो, उसके में रखना चाहिए। अभी बीच में आपने देखा होगा पंजाब महाराष्ट्र बैंक में क्या हो गया, इंडिविजुअल्स के पैसे भी डूब गए हैं, सोसाइटी के पैसे भी डूब गए। उस वक्त क्या हो गया, नी-जर्क रिएक्शन से सबने कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसे निकाल के सब पैसे नेशनलाइज्ड बैंक में डाल दिए। इससे बजाय प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके सेफ कोऑपरेटिव बैंक में पैसे रखे तो वो अच्छा होता है। अब इसमें पिटफॉल क्या है, कोऑपरेटिव बैंक में पैसे रखे तो इसके इंटरेस्ट के ऊपर अपने को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। नेशनलाइज्ड बैंक सेफ है, 100% गवर्नमेंट पैसा देगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन वो दोनों में बैलेंस करके मेंबर का सेफ्टी कहाँ है, वहां पैसे रखना बहुत जरूरी है। तो ये है, ये मुझे जो अकाउंट्स के ऊपर वगैरह जो पॉइंट बोलने थे मैंने बता दिए हैं, ऑडिट के ऊपर और इंटर ऑडिट के ऊपर बता दिए हैं। तो ये मेरी जो पॉइंट्स है मैंने कवर कर लिए है जो हेमंत सर ने मुझे बताए थे। ओवर टू यू हेमंत सर। Yes, sir. Thank you very much. And on behalf of all our friends here, we thank you, Pranik sir, for sharing your knowledge on various issues relating to accounts and audits. महत्वपूर्ण ये चीज था कि आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने सारे दोस्तों को एक ही टाइम पे सारा कुछ काफी हद तक समझ में आ गया, नॉलेज भी मिल गई। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि कानून ये बोलता है कि आपका अकाउंट्स और ऑडिट फाइनलाइज करके 31 ऑन और बिफोर 31 जुलाई को आपको कंप्लीट कर देना है। मतलब अकाउंट्स भी कंप्लीट कर देना है, और ऑडिट का ठप्पा जो है, ऑडिट का ठप्पा का डेट जो है, सिग्नेचर डेट है, दैट शुड बी ऑन और बिफोर 31 जुलाई। ये 4 महीने क्या हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जरूरी है। अभी कोई हाउसिंग सोसाइटी 20 मेंबर की सोसाइटी है, कोई 200 मेंबर की सोसाइटी है, और कोई 1500 मेंबर की सोसाइटी भी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि ये 4 महीने की आवश्यकता नहीं है हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। कोई छोटी सोसाइटी जो है उनका अकाउंट्स बुक्स भी बहुत छोटा है। अब 20-25 मेंबर, 50 मेंबर की सोसाइटी है, कितने वाउचर्स निकलने वाले हैं साल भर में? बहुत होंगे तो भी 100 वाउचर निकलते हैं। 100 वाउचर एक अकाउंटेंट को लिखने के लिए 100 मिनट लगेगा, 200 मिनट लगेगा, 500 मिनट लगेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू लेट अस से 1 डे और 2 फुल डेज। उसको ऑडिट करने के लिए, अकाउंट बुक्स तैयार है, उसको ऑडिट करने के लिए अकाउंटेंट को, ऑडिटर को कितना समय लगना चाहिए? 50 मेंबर की या 100 मेंबर की सोसाइटी को, उसको बहुत हो तो 5-6 दिन लगना चाहिए, और उसके ऊपर लगने का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो छोटी सोसाइटी का छोटा अकाउंट बुक्स है, उसके अकाउंट्स और ऑडिट वगैरह कंप्लीट करने के लिए 15 से 20 दिन बहुत हो, 30 दिन काफी है। इसका मतलब है आपका अकाउंट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, आपका 30 अप्रैल तक आपका अकाउंट्स और ऑडिट आराम से हो सकता है। और
ये चीज कई सोसाइटियों में पॉसिबल है और कई सोसाइटी कर भी रही है। बड़ी जो सोसाइटी है उनका अकाउंट्स टिपिकली कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटराइज करना आजकल इतना सरल हो गया और इतना चीप है। आप अपने खुद के घर पे, खुद के ऑफिस में एक छोटा लैपटॉप भी रखते हैं, पुराना जमाने का लैपटॉप भी रखते हैं अगर आप, तो कि आपका अकाउंट्स और अकाउंट्स लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। अकाउंट्स लिख दिया, कंप्यूटराइज हो गया, ऑडिट पूरा कंप्यूटराइज शीट सॉफ्ट कॉपी में ऑडिटर को भेज दिया, ऑडिटर ने उधर सारा कुछ चेक कर लिया। और एक्चुअल फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक करना है, अपॉइंटमेंट लेके सोसाइटी के ऑफिस में आ जाता है, वाउचर चेक कर लेता है, बिल चेक कर लेता है, रिकॉर्ड चेक कर लेता है। ये सब में भी बहुत बहुत हो तो 7-8 दिन के ऊपर का समय नहीं लगता है। अकाउंट्स और ऑडिट करना छोटी सोसाइटी के लिए 7 से 10 दिन, बहुत बहुत हो तो 30 दिन, और बड़े सोसाइटी के लिए भी, चूंकि अकाउंट्स मेजरली आपने देखा होगा आपकी खुद की सोसाइटी भी जो है वो मेजरली अकाउंट्स कंप्यूटराइज है। उसका क्या प्रूफ हो सकता है? आपका जो बिल है वो कंप्यूटराइज बन के आ रहा है। जिसका बिल हाथ से लिख के आ रहा है तो आप ये टिपिकली समझ लीजिए कि आपका अकाउंट्स वगैरह हाथ से लिखा जा रहा है, ये छोटा अकाउंट्स। ये जो 4 महीने हैं, इट इज ओके फॉर वेरी लार्ज सोसाइटीज। लेकिन कौन सी टाइप की सोसाइटीज? एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है, या क्रेडिट सोसाइटीज है, या मिल्क सोसाइटीज है, दूध सोसाइटीज है, या फार्मर सोसाइटीज है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनके ऑफिसेज, उनके कार्यभार, उनके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ वहां फैले होते हैं, तो उनके लिए ये 4 महीना अप्रोप्रिएट है। कानून ये बोलता है आज के दिन पे कि कोई भी प्रकार की सोसाइटी हो, हर सोसाइटी को 4 महीने का मुद्दत दिया जाता है अकाउंट्स वो ऑडिट फाइनलाइज करने। वी एट CHS हेल्प फोरम are making active representations before the cooperative department to make separate rules and reduce time duration for accounts and audit, including compulsory computerized accounting. एक और छोटी सी जानकारी के लिए, क्योंकि कई क्वेरीज ऐसे आते रहते हैं कि सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी खास करके, जैसे ही उनका टर्नओवर, जैसे ही उनका इनकम एंड रिसिप्ट्स क्रॉसेस, आई एम नॉट सेइंग टर्नओवर नाउ, आई एम सेइंग इनकम एंड रिसिप्ट्स क्रॉसेस 20 lakhs, उनको GST रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, नहीं तो उनके ऊपर 25,000 रुपए का पेनल्टी है। सोसाइटी को GST हर इनकम और रिसिप्ट पे डिडक्ट करना है, प्रोवाइडेड योर टर्नओवर, योर इनकम एंड रिसिप्ट्स क्रॉसेस 20 lakhs। अभी आपका इनकम और रिसिप्ट्स में क्या क्या चीज हो गया? आपका रेगुलर मेंटेनेंस, सर्विस और मेंटेनेंस जो आ गया वो तो आ ही गया, लेकिन साथ में कोई अगर सोसाइटी ने पेनल्टी लगाई है तो उस पर भी GST कटना है। आपके मेंबरशिप फीस है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर प्रीमियम, एनी डोनेशंस, इवन डोनेशंस पे टैक्स कटना है, GST कटना है। वेरी सरप्राइजिंग बट है वैसा। शिफ्टिंग चार्जेस लेती है कोई सोसाइटी कई बार टेनेंट से, या आपसे, या इससे या उससे। या कुछ चीज डैमेज हो गई सोसाइटी में, आपने दीवार डैमेज कर दिया या और कुछ हो गया, उस पर भी GST लगेगा। अगर आपसे कोई भी चार्ज लिया, सोसाइटी का टर्नओवर 20 lakhs के ऊपर है, आपको GST लगना है। GST किस चीज पर नहीं लग रहा है, ये एक चीज वेरी खुलासा करने वाली बात है। GST डिपार्टमेंट का खुद का नोटिफिकेशन है कि म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्सेस, आपको म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स का 100 रुपए का बिल आया, उस पर GST नहीं लगेगा। पानी का बिल आया म्युनिसिपैलिटी का, उस पर GST नहीं लगेगा। एनी टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स का बिल आया, उस पर GST नहीं कटेगा। प्रोफेशन टैक्स, उस पर GST नहीं कटेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अकाउंट्स और ऑडिट से संबंधित है। ऑडिटर को ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। ऑडिटर को ये पूछना है कि आपने अकाउंट्स 4 महीने तक क्यों डिले किया हुआ, आपके तो खाली 100 वाउचर है। ऑडिटर को लिखना है कि ये हो सकता था, ताकि इट सेंड्स अ ट्रेंड। नाउ हम लोग अपने दोस्तों से प्रश्न लेते हैं। So our first question is by Mr. किशन भोसले. सर मला विचारायचं होतं सर, ऍक्च्युली आमच्या सोसायटीत काय झालंय की एक 58 लाखाचं कॉन्ट्रॅक्ट एमसीने ठेवलेलं आणि 58 लाखावर मेंबर कडून 10 लाख GST म्हणून वेगळे घेतलेले, परंतु कॉन्ट्रॅक्टरला या लोकांनी काय केले, 10 लाखाची GST वेगळ्या पद्धतीनं भरलेली नाही आणि त्याचं काही डिटेल्स पण नाही, ऑडिट मध्ये त्याचा काहीच रेकॉर्ड नाही। GST 10 लाख मेंबरकडून जे कॉन्ट्रॅक्ट असते त्याच्यामध्ये
बिल आलंय 10 लाखाचं जीएसटी म्हणून, आम्ही सर्वांनी प्रत्येक महिन्याला सर्व ते पेमेंट दिलेलं आहे. आता विचारलं मी अर्ज करून एमसी ला विचारलं की जीएसटी आपण फ्युचरमध्ये काय प्रॉब्लेम आला तर जीएसटीचं डिटेल तुम्ही का नाही घेतलं किंवा का दिलं तुम्ही पेमेंट, त्यांचे रिसिप्ट दिलं. ते म्हणतात की आपली जिम्मेदारी नाहीये, समोरच्याची जीएसटी आहे आणि आमची सोसायटीचा पॅन नंबर आहे, पण 20 लाखाच्या पुढचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे, जीएसटी नंबर आम्ही घेतलेला आहे. तर याच्यावर काय एक्सप्लेन करा. इसमें दो चीजें होती है कि अगर सोसाइटी ने आपसे जीएसटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा अगर लिया है तो इस सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में जीएसटी नहीं पे किया होगा तो वो पैसा अलग से रखें, ये उनकी जिम्मेदारी है. दूसरा चीज ऐसा है कि एमसी की जिम्मेदारी पड़ती है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ सर्विस रेंडर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. तो कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख के ऊपर अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट देता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने जीएसटी लगाना ही चाहिए. अब इसमें ऐसे भी हुआ होगा, मैं एक पॉसिबिलिटी बोलता हूं कि ये 58 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, शायद वो कॉन्ट्रैक्टर ने 4 अलग अलग फॉर्म के बिल दिए होंगे कि भाई ये सप्लाई करेगा, ये फलाना सर्विस देगा, ऐसे किया हो सकता है. नहीं करेक्ट सर, थोड़ा सा ऐसा उन्होंने एक लेटर दिया है सोसाइटी को. उन्होंने बोला है कि उसमें अलग अलग नाम से हम लोग बिल देंगे और अलग अलग अमाउंट से आप पे करो, ऐसा. हाँ, तो अभी इसमें कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ. अब सोसाइटी एजीएम में कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे अप्रूव हुआ है, 4 अलग अलग हुआ है या एक के ऊपर हुआ है. दूसरी बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट जब अवार्ड हो गया है वो 4 अलग लोगों को हुआ है या सिर्फ एक को हुआ है. अगर कल उनके जीएसटी वालों ने क्रॉस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो वो उसके ऊपर तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन सोसाइटी के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी कि यू आर इन हैंड इन ग्लोव्स इन टैक्स इवेजन. ये भी हो सकता है. तो इसके लिए सब कॉर्पोरेटिंग डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे नहीं लगता है कि एमसी ने आपसे जीएसटी के लिए 10 लाख अलग लिए हो, उन्होंने सिर्फ रिपेयर फंड के लिए पैसे लिए होंगे. खाली उन्होंने एजीएम में बताया होगा आपको कि ये 10 लाख इसमें से हम लोग जीएसटी के लिए वापरेंगे करके, बराबर. लेकिन कहीं पे भी उन्होंने जीएसटी नहीं लिखा होगा. तो जब तक कॉर्पोरेटिंग डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं. Anyway, thank you, Mr. Bhosle. The next question is by Mr. Satyanarayan. हाँ जी, नमस्ते सर. नमस्कार. ये मेरा सवाल अनपेड लायबिलिटीज को लेकर है और इश्यूज का बुलेट पॉइंट ऐसा है कि जून 19 के अंदर स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ. ऑडिटर ने C2 कैटेगरी में स्ट्रक्चर को डाला. मैनेजिंग कमेटी ने अपना हाथ झटक लिया कि सिंस वी आर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट वी विल नॉट स्पेंड मनी ऑन रिपेयरिंग. इमीडिएटली उन्होंने नोटिस इशू कर दिया मेंबरों को टू वेकेट द फ्लैट. 4 महीने के बाद में उन्होंने और एक रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया कि एवरी मेंबर विल गेट व्हाट यू से डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज, रेंट ऑफ 30,000 रुपीज, शिफ्टिंग चार्जेस ऑफ 60,000 रुपीज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ जुलाई 19. अब ये हो गया पिक्चर कि बेटी का एवरीवन विल गेट सच एंड सच अमाउंट करके. अब आता है सवाल 1920 के बैलेंस शीट का कि एसडीएम में रेजोल्यूशन पास हो गया कि एवरी मेंबर विल गेट सच एंड सच अमाउंट करके. हमारी मैनेजिंग कमेटी ने उस साल की बैलेंस शीट के अंदर अनपेड लायबिलिटी का प्रोविजन क्रिएट नहीं किया. 19-20 में नहीं किया, 20-21 में नहीं किया, 21-22 में भी नहीं किया. और मैंने सवाल रेज किया कि भैया ये अनपेड लायबिलिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. जब रेजोल्यूशन का और बाकी लीगल एस्पेक्ट छोड़ दीजिए, रेजोल्यूशन स्ट्रेट में यही बोलता है कि एवरी मेंबर विल गेट सच एंड सच अमाउंट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो इसका प्रोविजन कैसे क्या किया जाए अकाउंट्स में. ओके. अब ये जो आप बोल रहे हैं वो रीडेवलपमेंट है? नहीं सर, ये स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने लिख दिया C2 कैटेगरी में स्ट्रक्चर है और मैनेजिंग कमेटी ने अपनी जवाबदारी झटकने के लिए कि वी विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल अगर बिल्डिंग गिर गई तो, एंड ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट द फ्लैट. अभी इसलिए बोलता हूँ लीगलिटी में नहीं जाना है कि किसने बेवकूफी की और क्या किया. अपने सामने अकाउंट्स का रेजोल्यूशन है और उसका अनपेड लायबिलिटी का प्रोविजन है. सही है ना सर? हाँ. अच्छा, तो ऐसा है
कि जब जिस साल एजीएम में डिसाइड हुआ है कि ये मेंबर Yes. को इतना पैसा देना चाहिए, तो क्या सिर्फ सोसाइटी रिजर्व में से निकाल के उसका सिर्फ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बता देगी? लेकिन Right, sir. उस साल में मान लो ऐसे 31 मार्च 19 के अकाउंट्स का डिस्कशन चल रहा है जुलाई 19 में, हाँ, तो उसका प्रोविजन आएगा 1920 अकाउंट्स में। राइट सर। वो सिर्फ क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, रिजर्व से निकाल के वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बता देंगे। लेकिन उसमें एक ऐसा है, एक जरा ये थोड़ा टिकलिफ पॉइंट ऐसा है कि उसके ऊपर सोसाइटी को टीडीएस का प्रोविजन करना पड़ेगा। ओके, हाँ, कि अगर रेंट देंगे तो रेंट कैसे होगा? इट विल बी इनकम फॉर यू, देन शिफ्टिंग चार्ज विल बी इनकम फॉर यू। तो कल उठ के ऐसा होना ना हो कि उसके ऊपर टीडीएस काट के प्रोविजन रख दे, तो शायद ये भी हो सकता है। लेकिन ये पॉइंट से भी देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने उस साल में प्रोविजन किया तो टीडीएस का, क्योंकि आइडेंटिफाइड प्रोविजन है कि एक एक्स को इतना देना है, वाई को इतना देना है, कॉर्पस देना है, तो उसके ऊपर टीडीएस आएगा नहीं। और इसके ऊपर टीडीएस आने का चांस हो सकता है। अगर वो टीडीएस भरना पड़ेगा सोसाइटी को और नहीं भरा तो पेनल्टी बैठेगा। राइट। तो अब आप तो इसमें ऐसा है कि प्रोविजन ना करे तो भी टैक्स कंसल्टेंट को पूछ के प्रोविजन करे, यही मैं कहूंगा, या तो ना करे। थैंक यू मिस्टर सत्यनारायण। ओके सर, थैंक यू सर। Next question is by Mr. Sunil Pospade. Mr. Sunil, हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार सर, पूछिए सर आपका प्रश्न। अगर सोसाइटी को पेनल्टी लगती है फॉर इनकम टैक्स या टीडीएस या जीएसटी, तो दैट शुड बी पेड पर्सनली बाय द कमिटी, एंड इफ सो अंडर विच प्रोविजन ऑफ द एमसीएस एक्ट ऑल्सो? हेलो, हाँ, ये सर। मैं इसका जवाब हेमंत सर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। ओके, सुनील सर, आपने ये पूछा कि सोसाइटी ने पेनल्टी भरा, भले वो इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो या और कोई इश्यू का हो। करेक्ट। पेनल्टी भरने का मतलब क्या ये है कि मैनेजिंग कमेटी डिफॉल्ट में था, इसके लिए पेनल्टी नहीं भरी, गलती हुई है मैनेजिंग कमेटी से, कि किस कारण से पेनल्टी भरी हुई है? डिले या मिसकैलकुलेशन? Let me be clear, is it delay? Delay in filing returns and miscalculation of GST or non-deduction of TDS. Okay. अगर आप ये कहोगे कि डिडक्शन के वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया, जानबूझ के या इनोसेंटली, बचपने में जो भी कुछ बोल लो, लेकिन अगर आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज का कोई भी पेमेंट वक्त पे नहीं किया है, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज क्या क्या लगा सकती है आपको? कोई पेनल्टी लगा सकती है, उस पर ब्याज लगा सकती है, वगैरह वगैरह। अब सेक्शन 73(1)(a)(b) क्या बोलता है कि मैनेजिंग कमेटी अपने नेग्लिजेंस और ओमिशन के लिए जिम्मेदार रहेगी, पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी। ओके। तो अगर आपने पेनल्टी 100 रुपया भर दिया इनकम टैक्स के लिए, तो वो पेनल्टी बिकॉज मेरी गलती थी, मैंने नहीं लिया, मैं कोई बहाना नहीं कर पाऊंगा उस समय कि मैं सो रहा था, मैं टूर में गया हुआ था, मेरे घर में लग्न था, या ये था या वो था। कानून को, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो। 15 तारीख को आपको पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, आप पेनल्टी भर दो। पेनल्टी नहीं भरोगे तो प्रोसिक्यूशन वगैरह बाकी का जो प्रोसीजर है तब होगा। पेनल्टी सोसाइटी के खाते से नहीं कटेगा क्योंकि वो आपकी गलती थी। सेक्शन 73 में वो कवर्ड है, बिकॉज वी हैव ओमिटेड, you have created deficiency, you will be paying it out of your own pocket and not by the society. गलती से आप मैनेजिंग कमेटी हो और आपने सोसाइटी के खाते से ही पेनल्टी भर दिया। टिपिकली हर सोसाइटी में ऐसे ही होता है। और वो रमेश भाई करके एक है, वो जानकार है, देखता है बैलेंस शीट में कि भाई पेनल्टी भरा है, अकाउंट्स पूछ लेता है, देखता है कि पेनल्टी भरा है, वो ये भी देख लेता है कि वक्त के बाद में भरा है। तो अब वो रजिस्ट्रार को कंप्लेन करके इंक्वायरी लगवाता है सेक्शन 83 में, और उस पे जो 100 रुपया मैनेजिंग कमेटी ने खुद की गलती की वजह से सोसाइटी से की जेब से भर दिया, वो अब सेक्शन 88 में उस मैनेजिंग कमेटी जो जवाबदार है, जो इंचार्ज पर्सन है, उसके जेब से निकलेगा। और अगर उस मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आपने ये बोल दिया कि नहीं ये टाइम पे भरो, और फिर भी सेक्रेटरी या बाकी लोगों ने बोला कि नहीं भरने की जरूरत है, देख लेंगे जो होगा,
आपका अगर ऑब्जेक्शन रिकॉर्डेड है तो आपके ऊपर सेक्शन 88 की कार्यवाही नहीं होगी, एमसीएस एक्ट। और अगर आपने कुछ भी नहीं बोला और रेजोल्यूशन में रिकॉर्डेड नहीं, तो पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी के ऊपर ये पेनल्टी का दावा या जो भी कुछ खर्चा हुआ है लाइबिलिटी उस मैनेजिंग कमेटी की रहेगी। Okay, sir. Thank you. थैंक यू मिस्टर सुनील फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर राकेश मल्होत्रा। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। जैसे है नॉन स्टैटिक इनकम जो आती है अपने को, और ये नॉन स्टैटिक इनकम अपने प्रोजेक्ट बजट प्रोजेक्टिंग करते समय वो इन्वॉल्व नहीं लेना है अपने को। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये नॉन स्टैटिक आइटम है ना, क्या क्या होते हैं और किसके हेडिंग में जाते हैं? कोई लोग होते हैं मिसकैलकुलेशन में डाल देते हैं, एक कोई रिजर्व फंड में डालते हैं। रिजर्व फंड में तो नॉर्मली वो ट्रांसफर फी और ट्रांसफर प्रीमियम डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कौन से नॉन स्टैटिक आइटम है, वो कौन से इसमें जाते हैं, हेडिंग में जाते हैं? यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे सर। ओके, मानिक सर। आप अच्छा, ये जो देखिए जो ट्रांसफर प्रीमियम है वो हेमंत सर आप मुझे रेक्टिफाई कीजिए अगर कुछ मेरा, ये ट्रांसफर प्रीमियम जो है, एंट्रेंस फी जो है, वो सब रिजर्व में जाता है। ये हम लोग डे टू डे मेंटेनेंस में यूज नहीं कर सकते। ओके, और आई विल एक्सप्लेन राकेश जी। स्टैटिक इनकम क्या क्या चीज है? आपने सिक्योरिटी रखा है सोसाइटी में, ओके, उसका 100 रुपए आप भर रहे हो, सोसाइटी सिक्योरिटी को भर रहे हो, तो 100 रुपए आपको मेंबर से लेना है। ठीक है, ये स्टैटिक कंट्रीब्यूशन है मेंबर की तरफ से। एग्जैक्टली सर। अभी आपने एक मेंबर को पेनल्टी लगा दिया, पेनल्टी क्या वो स्टैटिक इनकम में रहेगी या नॉन स्टैटिक इनकम रहेगी? आपको क्या लगता है? नॉन स्टैटिक सर, कभी भी हुआ, कोई भी आ सकता है, कभी भी हुआ। रैंडमली जो इनकम आया, राम भरोसे इनकम जो आया, वो नॉन स्टैटिक इनकम में जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेंबरशिप एंट्रेंस फीस है, बरस में शायद ही 2-4 फ्लैट बिके या ट्रांसफर हो, तो आपको वो 100 रुपया पर मेंबर के हिसाब से आता है। शेयर ट्रांसफर प्रीमियम है। पेनल्टी तब लगेगी जब गुनाह होगा या ऑफेंस होगा या वायलेशन होगा, नहीं होगा तो इनकम कहां से आएगी? सर, और कई चीजें हैं, जैसे अब मैंने बताया शुरू में कि शिफ्टिंग चार्जेस लेती है कई सोसाइटियां, तो ये सब जो इनकम है, जैसे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है ना, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आपकी इनकम आ रही है, जा नहीं रही है। सिक्योरिटी का इनकम जो लिया वो जा रहा है, सामने सामने सरखा सेम टू सेम पारी पासू वो इनकम आया और जाना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए। और यही फिगर जो है, यही हेड ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट आपके बजट प्रोजेक्शन शीट में दिखाई देगा। बजट प्रोजेक्शन शीट में आप वो फिगर्स नहीं दिखा पाओगे जो आपका नॉन स्टैटिक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बजट प्रोजेक्शन। सो अगर बजट प्रोजेक्शन में स्टैटिक इनकम लेना है तो क्या क्या चीज का लेना है? उदाहरण के तौर पे सिक्योरिटी हो गया, सैलरीज हो गई, सैलरी से देना है, पानी का खर्चा भी देना है, बिजली का खर्चा भी देना है। इस तरह 7, 8, 10 आइटम, 15 आइटम या 20 आइटम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटी। अभी एएमसी वेंडर है, लिफ्ट का वेंडर है, एसटीपी प्लांट का वेंडर है, सोसाइटी में ऑफिस का कंप्यूटर का वेंडर है, सीसीटीवी का वेंडर है, ये वगैरह वगैरह जो खर्चा हर समय पूरे साल होता रहेगा, वो स्टैटिक इनकम हुआ। बजट प्रोजेक्शन शीट में स्टैटिक इनकम का हेड ऑफ अकाउंट्स आएगा, उसका 3 साल का फिगर आएगा और चौथे साल का प्रोजेक्टेड फिगर आएगा। ये आपका स्टैटिक हो गया। अब नॉन स्टैटिक को फिगर को बजट प्रोजेक्शन में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो आना है या जाना है। नॉन स्टैटिक का इनकम जो भी कुछ आता है, एक ईमानदार अकाउंटेंट होगा, एक ईमानदार मैनेजिंग कमेटी होगी और एक जानकार ऑडिटर होगा, तो वो इनकम जो है उसको शिफ्ट कर देगा वो रिजर्व फंड में। ठीक है, वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर, डे टू डे रूटीन नॉर्मल एक्सपेंडिचर में ये नॉन स्टैटिक इनकम यूज नहीं करोगे। हाउएवर, हाउ टू यूज दिस रिजर्व फंड? आपका कोई बड़ा खर्चा निकलने वाला है सोसाइटी में, अंदेशा लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई अभी तो गार्डन में मिट्टी डालनी है तो 2 लाख रुपए की मिट्टी आएगी, बड़ी सोसाइटी तो ज्यादा लगने वाला है। आप बोलेंगे कि गटर सिस्टम इंप्रूव करना है या ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव करना है या पाइपलाइन इंप्रूव करना है वगैरह, तो आप ये फंड्स कहां से लाएंगे? या तो सोसाइटी के लोगों से लोगे या तो आपका सिंकिंग फंड निकालोगे उस काम के लिए। ये सोचना गलत रहेगा कि सिंकिंग फंड खाली सिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। अब 2019 की कानून की बंदी होने के बाद में आपका सिंकिंग फंड आप हर किसी चीज के लिए यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड
आप जनरल बॉडी का प्रॉपर परमिशन लोगे, प्रोजेक्शंस दिखाओगे, स्टेटमेंट दिखाओगे, फिक्स डिपॉजिट यूज करने का प्रोविजन दिखाओगे, रेजोल्यूशन पास करोगे कि सिंकिंग फंड से 100 रुपए निकालना है और इस खर्चे में यूज करना है, या तो रिपेयर फंड से निकालना और इस खर्चे में यूज करना है, और ऊपर से उसका सुपर डुपर आइटम रिजर्व फंड। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि सोसाइटी प्रूडेंट सोसाइटी आपका रिजर्व फंड को निकाल के पहले यूज कर ले, सिंकिंग फंड रिजर्व फंड पड़ा रहने दे और रिपेयर फंड पड़ा रहने दे, और स्टैटिक इनकम में से बाकी जो लेफ्ट ओवर बचता है कभी कभी उसमें से 25% वो रिजर्व फंड में फिर से ट्रांसफर कर देना आपको। ये तो बायलॉज में भी लिखा हुआ है। करेक्ट सर। एनीवे, थैंक यू मिस्टर राकेश फॉर ज्वाइनिंग इन। सर मिस हेडिंग रिजर्व फंड के अंदर ही जाना चाहिए सब, नॉन स्टैटिक। यस, और कहां पे डालेंगे सर जी आप? हाँ नहीं, इसीलिए मैं जानना चाहता था कि और कोई हेडिंग होता है क्या इसके लिए। आपका कोई सुझाव है तो बताइए, और कहीं डालना चाहते तो मुझे भी नहीं सीखने सर, मिल जाएगा। नहीं मुझे पता नहीं है सर, इसके लिए आपसे मैं पूछ रहा था सर। थैंक यू। प्रोनिक सर, कैन यू गाइड मी समथिंग ऑन दिस थिंग, नॉन स्टैटिक इनकम और किसमें डालने का? नहीं, देयर इज नो स्कोप। थैंक यू सर। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट जो लेते हैं अपन 10 रुपीज या 100 रुपीज, वो भी नॉन स्टैटिक ही में ही जाएगा ना? वो डॉक्यूमेंट चाहिए अपने सोसाइटी से। यस सर, थैंक यू सर। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर तुषार। मिस्टर तुषार, सर जी, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, ईच एंड ऑल मेंबर। यस सर। सर, मुझे एक क्वेश्चन है सर। हमारे सोसाइटी में साकेत और कल लिमिटेड सोसाइटी इन कल्याण में सिचुएटेड, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राधिकृत अधिकारी अपॉइंटेड हो चुका है, और सर वो प्राधिकृत अधिकारी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने आज तक लास्ट 4 साल से अपॉइंट किया है, बट उसने आज तक लेखा जोखा ऑडिट नहीं दिया है। तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं और अंडर विच एक्ट? ओके, आपका प्रश्न ऐसा है कि 4 साल तक आपके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंटेड है, और उसने पिछले 4 साल का अकाउंट्स में ऑडिट नहीं किया हुआ है। नहीं किया है, यस सर। ओके, आपके कितने मेंबर की सोसाइटी है सर जी? 62। क्या आप बता सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया हुआ है, कुछ कारण है उस चीज का? सर नो, जब भी उसको पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि हम उसके हिसाब से करेंगे। गवर्नमेंट इज, आई मीन दिस सब रजिस्टर इज अपॉइंटेड मी, सो आई एम आंसरेबल टू द सब रजिस्टर ऑफिस, नॉट टू द सोसाइटी मेंबर। ठीक है, वेरी गुड। ही इज एक्चुअली वेरी वेरी करेक्ट। ही इज नॉट आंसरेबल टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, ही इज अ डीम्ड पब्लिक सर्वेंट। यस, Okay, an authorized officer or an administrator is a deemed public servant, and he is appointed only for day-to-day routine activities of the society, which does not include जिसमें अकाउंट्स ऑडिटिंग नहीं आता है। ओके, ओके, वो पगार पानी देने का काम, लाइट पानी चालू करने का काम, छोटा मोटा काम जो है वो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में आता है। राइट, इस केस में सोसाइटी के मेंबर को क्या करना चाहिए कि कोई भी एक मेंबर हो, अधिकारी को, यानी आपका रजिस्ट्रार को एक लेटर लिख दो कि भाई ये ऐसी परिस्थिति है, अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए सोसाइटी के खर्चे पे आप अकाउंट ऑडिटर को नियुक्ति करिए। राइट सर। तो इसके पहले पैनल ऑडिटर वो नियुक्ति कर देगा, और अगर आपको रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुआ या आपने उसको ऐसा एलिगेशन लगा के दिया कि हो सकता है कि यहाँ पे अकाउंट्स में गड़बड़ी हुआ है, तो वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ऑडिटर को डेप्यूट करेगा। टिपिकली अगर वो पैनल ऑडिटर को डेप्यूट कर देता है तो उसका खर्चा सोसाइटी देती है, और राइट, एडमिनिस्ट्रेटर को सारा डॉक्यूमेंट उसको सुपुर्द करना है। राइट सर। तो ये इनिशिएटिव या कदम पहले आप ही को उठाना होगा, और वो एडमिनिस्ट्रेटर को साइड में रख दीजिए। राइट सर, ये हमने सब रजिस्टर को नोटिफाई करके दिया था कि हमारे यहाँ पे लास्ट 5 साल से ऑडिट नहीं हुआ है, 4 साल से ऑडिट नहीं हुआ है जब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आया है। फिर भी सर सब रजिस्टर ऑफिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, तो अभी आप ऐसा करिए कि एक दूसरा एक एप्लीकेशन दीजिए उसको सेक्शन 77A में कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दो और हमारा सोसाइटी के ही 3 मेंबर को मैं ही नॉमिनेट करता हूँ। इसमें 51% सिग्नेचर ले लीजिए, मतलब लगभग 35 लोगों का सिग्नेचर, और उसको बोला कि ये 3 लोगों को हम नॉमिनेट करते हैं फॉर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। जी, तो वो होंगे आप ही के लोग। एक बार बोर्ड, उसको रजिस्ट्रार को प्रॉब्लम नहीं है ये ऑर्डर निकालने में, उसका ड्यूटी भी है बल्कि, तो वो ऑर्डर निकाल देगा, आपका बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, फिर आप अपना ऑडिट का कार्य चालू कर दीजिएगा। अच्छा सर, अभी इलेक्शन हो चुका है मेरी सोसाइटी में और इलेक्टेड कमिटी आ चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ने हैंड ओवर नहीं किया अकाउंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उसके ऊपर क्या एक्शन है? इलेक्शन ऑफिसर का
रिपोर्ट के 30 दिन के अंदर, 30 डेज, जैसे मानो रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला कि 1 जून को ये बोला कि भाई मैं ये 7 लोगों को मैनेजिंग कमेटी घोषित करता हूँ, उस 1 जून से एडमिनिस्ट्रेटर को आपको चार्ज दे देना है 30 दिनों के अंदर। ओके सर। और अगर वो चार्ज आपको नहीं देता है तो आप सोसाइटी में उसका एंट्री आप बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए सोसाइटी ऑफिस में, सब कुछ सील बंद कर दीजिए। आप खुद भी मत एंट्री करिए और उसको भी मत एंट्री। एक पंचनामा बना लीजिए 4-5 लोगों का मिलके कि ये परिस्थिति है, वी आर द इलेक्टेड ऑफिस बेरर यूजिंग आवर अथॉरिटी एज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी अंडर सेक्शन 27, हम लोग ये ऑफिस सील करते हैं। पंचनामा बना लीजिए, कवरिंग लेटर बनाइए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को हैंड ओवर कर दीजिए और दोबारा वो एडमिनिस्ट्रेटर को अंदर आने मत दीजिए। आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर का रिपोर्ट है कि आपको चुनाव आए, वो उठा के आपके बैंकर को भी दे दीजिए कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर को अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार मिल रहा है, ये कर दीजिए। इसके बाद में आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। सर बट करेक्ट सर, अगर हमने बैंक में ये सबमिट किया तो कल उठ के में चेक्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनी अदर बिल वो तो स्टॉप हो जाएगा, देन सोसाइटी विल सफर ना सर, मेंबर विल बी द सफर एंड ऑफ द डे। आपको शुरू में ही ये कार्यवाही कर लेनी चाहिए था अगर आपको ये प्रश्न आता है तो जी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर आपको हैंडओवर अगर 3 महीने नहीं करता है, 6 महीने नहीं करता है, साल भर नहीं करता है, तो आपकी कमेटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ये बोल के कि आपने खुद ही यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर द चार्ज, राइट? आप क्या करोगे? ओके तो हमने सर जी सर करेक्ट सर, हमने इलेक्टेड मेंबर ने सर एक लेटर दे दिया है टू द सब रजिस्टर कि हमें हैंड ओवर दे दो करके, फिर भी सर लास्ट फॉलो अप करिए सर। जी सर। ओके, विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर रमेश केलकर। रमेश जी। सर मेरे सोसाइटी का कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होके 20 साल हो गए और उस टाइम से बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड करके एक अमाउंट जो पता है। रमेश जी, आज का विषय है अकाउंट्स और ऑडिट। हाँ जी के विषय पर ये बैलेंस शीट में जो वैल्यू बिल्डिंग की बताते हैं उसका डिप्रिसिएशन हम क्यों नहीं बताए कि जब सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड हम कलेक्ट करते हैं जैसे बाकी आइटम है, कंप्यूटर्स है, सीसीटीवी है, उसका हम डिप्रिसिएशन लेते हैं। जैसा लास्ट सेमिनार में बताया था कि लैंड वैल्यू अप्रिशिएट होती है, तो ये बिल्डिंग फंड जो बताया है 5 करोड़ का, उसका वही वैल्यू कंटिन्यूसली 20 साल से बता है, तो इसका डिप्रिसिएशन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, इसका डिप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं किया है सोसाइटीज में। एक ऐसा है, देखिए हम लोग जब बिल्डर से लेते हैं तो हम लोग उसको लमसम अमाउंट दे देते हैं, तो उसमें लैंड की भी कॉस्ट रहती है और बिल्डिंग की भी कॉस्ट रहती है। तो जब अपने को बिल्डर हैंड ओवर कर देता है, वो अकाउंट में लिख देता है कि लैंड इतना है, बिल्डिंग इतना है, और वो बिल्डिंग डिप्रिसिएशन की जगह हमको सिंकिंग फंड क्रिएट करना पड़ता है। ऐसे कोई प्रोविजन नहीं कि बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन होना चाहिए करके, कोई भी सोसाइटी करती नहीं और जरूरी भी नहीं है। Bit confused sir, because like all other items we show depreciation and the cost of flats actually go up. For example, the cost of total flats is say 5 crores. Today it may be more than 100 crores. If that is the situation, then why do we collect sinking fund and repair fund if there is no depreciation? वही अभी देखिए, आप बिल्डिंग डिप्रिशिएट करो ना करो, हाँ, उसको रिपेयर तो देखिए जनरली कंपनीज एक्ट में बिल्डिंग का लाइफ 65 ईयर पकड़ा जाता है। 65 ईयर्स, दैट मीन्स डिप्रिसिएशन का कितना आएगा? हार्डली 1 or 2% आएगा पर एनम, मैक्सिमम 2% से भी कम आएगा। तो ये एक प्रोविजन है। और इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि हम लोग जो सिंकिंग फंड लेते हैं वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब हुआ तब कर लेते हैं। जब 20-30 साल के बाद रिपेयर आता है तो कॉस्ट कितनी बड़ी होगी, तो उस हिसाब से अपने को सिंकिंग फंड भी बनाना चाहिए। मैंने शुरू में ही बोला था। तो ये मिसमैच होते ही रहेगा, ये मिसमैच होते ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके सर, थैंक यू। और अगर आपको चाहिए तो आप रिजोल्यूशन पास करके बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन चालू कर दीजिए 65 इयर्स का,
कोई रोकेगा नहीं. Resolution, I'm just asking you my personal query as a curiosity. Because society has not constructed that building. The building was constructed by the builder. He has just handed it over to us. Yes, Yeah. yes. Okay, we'll take next question by Mr. M.H. Kapadia. Haji, can you hear me? Sir, money has been withdrawn from the sinking fund by the MC without a proper general body resolution, which is a criminal breach of faith. Now, in such circumstances, I understand that the MC has to personally pay that amount. Is that correct? And under which section they have to pay that amount? कापड़े साहब, आप ये कह रहे हो कि बिगर रेजोल्यूशन का मैनेजिंग कमेटी ने, बिगर जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन का, बिगर मैनेजिंग कमेटी के रेजोल्यूशन का सिंकिंग फंड विड्रॉ कर लिया हुआ है. हाँ जी. और उस सिंकिंग फंड को विड्रॉ करके क्या किया हुआ है? और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में यूज किया, रिपेयर में. अच्छा, ठीक है. अगर उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिपेयर के लिए यूज किया तो क्या उसका एविडेंस या नोटिंग्स बैलेंस शीट में दिखाया गया है कहीं ना कहीं? यस. ओके. और टिपिकली जब आप सिंकिंग फंड को ब्रेक करना चाहोगे तो आपको जीबी का रेजोल्यूशन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगेंस्ट में सैंक्शन करवाना है, या तो मेंबर से पैसा लेना है. और अगर वैसा सैंक्शन नहीं है तो मैनेजिंग कमेटी उस सिंकिंग फंड को ब्रेक नहीं कर सकती है. अगर कर भी लिया है तो वो एक ऑफेंस तो है ही है. मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया वो चीज without general body's authority. Sinking fund is not a fund which is to be used for day-to-day routine affairs of the society, unless and until there is a resolution of the GB for that purpose. However, section 71 क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी पैसा यूज कर लिया और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास मौजूद है, उसमें खाने पीने का हिसाब किताब नहीं हुआ है, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी नहीं हुआ है, और मैनेजिंग कमेटी ये प्रूव कर देती है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, मैंने सिंकिंग फंड को विड्रॉ कर लिया, लेकिन ये 100 रुपया का काम देखो, ये है, ये कंप्यूटर रखा हुआ, ये 100 रुपया है, इसका बिल है, इसका टीडीएस भरा हुआ, इसका जीएसटी भरा हुआ है, ये एक जेन्युइन लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर है. अगर मैनेजिंग कमेटी ये प्रूव कर देती है तो सेक्शन 71 में ऑफेंस नहीं है. और अगर ये प्रूव नहीं करती, जैसे 100 रुपए निकाल लिया, कंप्यूटर भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं कटा है, कुछ भी नहीं कटा है, और ये साबित हो गया कि भाई गैर कानूनी ढंग से गैर कानूनी चीज के लिए पैसे निकाले, तो फिर वो क्रिमिनल आईपीसी सेक्शन भी लग जाएंगे और 146, 147 एमसीएस एक्ट भी लग जाएगा उसके ऊपर. Sir, one more thing you said that any penalty levied by any statutory authority for delayed of filing of income tax return, MC has to personally bear the cost. Now, can the AGM waive it and say MC need not pay and the society can pay? Can that be done? Okay. Now in the general body, the general body says कि बिल्डिंग के नीचे 16 पिलर्स हैं, है ना, 16 पिलर्स हैं, और उसमें से एक पिलर को काट के निकाल दो और वहां पे प्लेग्राउंड बनाते हैं या हॉल बनाते हैं या पार्किंग बना लेते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, वुड इट बी प्रॉपर, मिस्टर कापड़ी? No. सो यू मीन टू से कि एमसी के रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी कोई गैर कानूनी रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो एमसी के जीबी के गैर कानूनी रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी जीबी का डिसीजन मान्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? See, if it's wrong, I don't think the general body should go outside the scope of the law. So similarly, the sinking fund withdrawal, etc., is within the scope of the law. A general body cannot say कि I am the general body supreme authority, सेक्शन 72 हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसा कानून में नहीं जाएगा. जब मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा, जब क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा तो काफी कुछ गड़बड़ भी हो सकता है. Anyway, Mr. Kapadia, thank you for it. Next question is by Miss Linda Rodriguez. गुड इवनिंग महादेव सर. सर माय क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सर्विस चार्जेस के बारे में बताया था कि बाकी 65 के हिसाब से, तो जब बैलेंस शीट हमारा आता है तो सर्विस चार्जेस की हेडिंग में वो फिगर नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे में हम और ना ही कोई फाइल नोटिंग्स है कि सर्विस चार्जेस से ये एक्सपेंसेस स्पेंड किया है, तो ऐसे में मतलब हमें समझ में आना बहुत मुश्किल है कि सर्विस चार्जेस कहाँ पर स्पेंड हुआ है, तो क्या एक्शन ले सकते हैं और कौन सी एक्ट में? आपका सवाल सही है.
अब देखिए कि जब बजट बनता है तब बजट नेक्स्ट ईयर के लिए अप्रोक्सीमेट होता है कि सिक्योरिटी का बजट इतना है, हाउसकीपिंग इतना बजट है, एएमसी इतना बजट है। तो जनरली सोसाइटी क्या करती है कि ये सब पूरा लमसम एक सर्विस चार्जेस के हिसाब से रिकवर करती है। और अभी आप कैसे चेक कर सकते हो? सिंपल सी बात है, अभी प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी अलग बताते हैं, सिंकिंग फंड रिकवरी अलग बताते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड अलग बताते हैं, मेजर फंड अलग बताते हैं। अभी बचता क्या है? सर्विस चार्जेस विच आर फिक्स कॉस्ट, करेक्ट है? तो आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस के साथ मैच होता है कि नहीं है, सिंकिंग फंड उन्होंने ट्रांसफर किया है कि नहीं है। तो वो अगर सर्विस चार्ज में से क्या क्या आते हैं, फिक्स आइटम आते हैं, ऑडिट फी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मीटिंग एक्सपेंस और सब जो दिए है, वो आप सामने चेक कर सकते हैं कि भाई इतना सर्विस चार्ज रिकवर हो गया है और उन्होंने एक्सपेंस हेड इतने बताए हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। तो आप पता चलेगा कि भाई हाँ, ये जो सर्विस चार्ज है ये फीस कॉस्ट के लिए यूज हो रहा है करके। अब उसमें कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं पॉइंट बोलता हूं कि कभी कभी मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस सोसाइटी अप्रोप्रिएट रिकवर नहीं करती है। तो क्या होता है, जो बैंक का इंटरेस्ट इनकम आता है वो सरप्लस में आके वो भी पैसा मेंटेनेंस में यूज हो जाता है। वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि बैंक का इंटरेस्ट निकाल दीजिए और उसके बाद में सोसाइटी में सरप्लस बैठता कि नहीं बैठता है। अगर उसमें निगेटिव है, इसका मतलब ऐसा है कि सोसाइटी इंटरेस्ट से एक दो महीना सोसाइटी चला रही है। तो थोड़ा वो जो कुछ भी सोसाइटी में अकाउंट वाले, उनसे एक बार पूछ के आप फाइंड आउट भी कर सकते हो इनडायरेक्ट वे कि ये कैसे हम लोग इसको सिक्योरिटी एक्सपेंस हो, हाउस के ऑल दैट टोटल देते हैं वो लोग, वो टोटल देखना चाहिए कि भाई ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट ऑल। क्योंकि वेरिएबल का वेरिएबल में डेबिट होगा, उसका फिक्स में डेबिट नहीं होगा। इट इज लाइक दैट। अभी इसमें डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश चार्ज, वो आप नहीं कंसिडर कर सकते। ओके सर, लेकिन ऑडिटर को इनवाइट नहीं किया जाता एजीएम में, तो ये सारे चीज पूछने के लिए तो इसमें दो चीज है मैडम। एक तो आप एक लेटर भी लिख सकते हो कि भाई ये इस कानून के तहत आप नेक्स्ट एजीएम से ऑडिटर को बुला लीजिए, तो सोसाइटी एमसी को बुलाना ही पड़ेगा। ओके, कौन सा? मैं आपको प्रोविजन बोलता हूँ, सेक्शन 81(5) सेक्शन 81(5). हाँ, तो आप लिख सकते हो, तो सोसाइटी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी भाई ऑडिटर को बुलाओ करके। और मान लो ऑडिटर को नहीं आया तो आप सवाल पूछो, एमसी को पूछिए ये क्यों। अगर वो नहीं है तो उनकी तो जिम्मेदारी पड़ती है, क्योंकि चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी उन्होंने अकाउंट साइन किया है ऑडिटर के साथ, तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि जवाब दे मेंबर को। Okay, we'll take up next question by Mr. Hari Muralidhar. Good evening, sir. Good evening. Sir, I had few questions. As sir said that only one question, please. Only one question. Very short questions. Sir, two questions. Okay? Sir, ledger balance per member wise, society needs to maintain, that is for how many years minimum period? Okay, and appointment of internal auditor, if it has been proposed in the AGM, can AGM reject it, even if one member has asked for? Over to you, sir. मैं इंट्रोड के ऊपर जवाब दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये मैंडेटरी नहीं है, ओके, लेकिन वो सबको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स अगर एग्री होते हैं, और ये आप जो पॉइंट है ना एजीएम में ऐड करने के लिए बोल दीजिए एमसी को, विथ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट, लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द एजेंडा ऑफ द एजीएम, और लेट द एमसी पुट दिस मोशन फॉर प्रपोजल एंड अप्रूव होता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके लिए डिबेट होना चाहिए, कन्विंसिंग रीजन होना चाहिए, मेंबर को समझ दीजिए अपने भलाई के लिए, क्योंकि मेंबर का हक है रिजेक्ट करने। वो बोल सकते कि हमको पैसा नहीं खर्चा करना है। No, internal auditor does not require to spend money. That's one of the members only who does the internal. But I would, okay, ये आपके ऊपर है। I would recommend external person. क्योंकि इंटरनल रहेगा ना, उसका कुछ ना कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन ये भी अच्छा पॉइंट है, आप रिकमेंड कर सकते हो, कोई फर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम। And number of years the ledger balance has to be maintained per person. Why is that question?
ओके, नाउ रिगार्डिंग दिस इंटरनल ऑडिटर, लॉ में प्रोविजन नहीं है इस समय आज के दिन पे इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का. हाउएवर इफ द रेजोल्यूशन इज मेड इन AGM by majority resolution, then MC is bound to appoint an internal auditor that may be nominated by the GB, general body, or an external auditor on paid basis. Second question का आंसर ये है कि मेंबर के अकाउंट्स रिलेटेड जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, they have to be maintained perpetually, permanently. Thank you, sir. Okay, next question is by That is as per what section, sir? That is for actually maintained for ledger balance. Typical ledger balance I'm asking for, because there is one friend of mine is having dispute, is asking for last 6-7 years ledger balance, which MC is not able to provide. Hence this question. Right now, I cannot point out that particular section, but a federation, your housing federation issues this guidelines appropriately. You may also check up section 75 and 81 also accordingly. Okay. Next question is by Pramod Kumar. Mr. Pramod Kumar. Sir, actually, I am secretary of a small building that is 24 unit. तो अभी क्या है सर कि हमारी नई बिल्डिंग है, नई सोसाइटी है, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि ऑडिट कैसे करना है, क्या करना है, और कोविड पीरियड आ गया इस बीच में, तो हमने 3 साल ऑडिट किया ही नहीं सर. अभी हमने ऑडिट के लिए दिए हैं और उसमें हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो सारे पैसे ऑनलाइन ही हमने लिया है, कोई कैश में पेमेंट हमने लिया ही नहीं, और हमने सारा पेमेंट जो वाटर टैंकर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर टैंक है, सब सारे पैसे मैंने चेक पे ही दिए. तो जो कुछ लोगों का पेमेंट है वो आया है ऑनलाइन यूपीआई एड्रेस पे. अब हमारे ऑडिटर बोल रहे हैं कि यूपीआई एड्रेस तुम फाइंड आउट करो कि ये किनका अकाउंट में से आया है. तो उसमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट फिर भी व्हाट्सएप पे हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड था तो ऑलमोस्ट 90-95% तक हमने सर्च कर लिया. तो अभी ऑडिट जब फाइनल होगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है. जरूर आ सकता है, क्योंकि हर एक मेंबर का पैसा जो है उसका अकाउंटिंग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सस्पेंस अकाउंट तो बता नहीं सकते हो. नो सर. तो फिर आपको आपके बैंक में जाके पूछना पड़ेगा ये पैसे कौन से अकाउंट से आया है करके. बैंक में इसका रिकॉर्ड जरूर होगा. थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बैंक में जाके आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, इससे कोई चारा नहीं है. बस हमने 95% तक सर्च कर लिया. नहीं, आप 0.001% भी चांस नहीं ले सकते हैं. ओके सर. How you have no choice but to get that information from the bank. Mr. Pramod, you can also ask the members to give you confirmation, and they will give you a statement कि मैंने फला पेमेंट किया हुआ है जी. बैंक से अगर काउंटर चेक हो सकता है तो आप वैसे काउंटर चेक कर लो जी, और उसे मैच करने की कोशिश कर लो टू द लास्ट. हमारी बिल्डिंग में और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं. कैसे कि बिल्डर आता है सर, यहाँ पे मारपीट करके जाता है. हम विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन बाय प्रेमजी चारला. सर जी, हमारे सोसाइटी 2 साल से रिडोर में चले गई है. सीकिंग फंड हम बोलते हैं सबको बांट दो, जो कुछ बचा है जो 10 लाख के अंदर, तो कुछ कमेटी कुछ कर नहीं रही है, तो उसके बारे में आप कुछ सजेशन दीजिए. चारला साहब, जो सिंकिंग फंड पड़ा हुआ है पिछले मेंबरों का डिटेल्स वगैरह 2 साल से उसके सिंकिंग फंड रजिस्टर में डिटेल तो मिल ही जाएगा. यस. उस फंड को सोसाइटी मेंबर के या तो मेंटेनेंस बिल में आपको एडजस्ट कर सकते हैं आप आगे जाके विद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड डिसॉल्व द एंटायर सिंकिंग फंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ योर सोसाइटी. और मेजॉरिटी रेजोल्यूशन से वो सिंकिंग फंड जीबी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसे लिक्विडेट करके मेंबर को बिल में क्रेडिट कर दिया जाए, सर रिफंड कर दिया जाए. पर मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन उसमें लगेगा, उसके अलावा ये काम नहीं होने वाला. सर अभी तो कुछ बिल्डिंग का सिस्टम ही नहीं है, रिडोरमेंट चले गया तो वेकेंट हो गया. अभी नया बिल्डिंग बढ़ेगा तब 5 साल के बाद तभी मेंटेनेंस में जो आएगा ना. यस. बिल में तो तब तक पैसा का ऐसा पड़ा रहेगा. यस, आपका बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट आपकी हर साल की बनती रहेगी और आपके अकाउंट में सामने क्रेडिट होता रहेगा. जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो आता है बैंक का वो सिंकिंग फंड में क्रेडिट होता रहेगा.
ये चीज आपको रीडेवलपमेंट के पहले सोच के आप उसको निपटा देना चाहिए। जब आप रीडेवलपमेंट करते हो तो आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक लीगल काउंसिल, पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपरली आपको एंगेज करना पड़ता है। कई बार चर्चा होती है तभी जाके ये काम निपटता है। एनीवे अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप लास्ट मोमेंट तक के लिए रुकिए, जब तक हो जाएगा तो कि एडिस जो पैसा पड़ा है सब बांट दो सब मेंबर को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी देखा तो उसके लिए जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन लगेगा। अगर आप सारे मेंबर जो रीडेवलपमेंट में यहाँ वहां जा चुके हैं सारे मेंबर को जमा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अगर तो ये रेजोल्यूशन पास कर लो। तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसीलिए आप रीडेवलपमेंट के बाद में देखना, रीडेवलपमेंट के पहले देखने का आपके पास स्कोप था जो आपने एक्सरसाइज नहीं किया। एनीवे थैंक यू मिस्टर चारला फॉर ज्वाइनिंग। ओके थैंक्स। We'll take last question by Femin Haria. Mr. Femin Haria. Yes, sir. महादेव जी एंड हेमंत जी, वेरी गुड वर्क डन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा सेमिनार लेके। महादेव जी, ऑडिट रिपोर्ट पे आपने अभी बताया कि ऑडिटर को क्वेश्चन किया जा सकता है और मैनेजिंग कमिटी इज बाउंड टू गिव द रिप्लाई टू एनी क्वेश्चंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मैंने राइटिंग में मेरी ऑडिटर को भी लिखा था, साइमल्टेनियसली मैनेजिंग कमेटी को भी लिखा था कि भैया XYZ क्वेश्चंस है। उसने ये जवाब नहीं दिए है, न कमेटी ने दिया न मैनेजिंग कमेटी ने दिया, और एजीएम में बोला मेजोरिटी को किसको क्वेश्चन नहीं है जाने दो, और उन लोग ने पास कर दिया विदाउट गिविंग आंसर्स। और ऑडिटर का जो क्वेरी था, क्योंकि कई सारे रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, लेकिन उसने लिखा कि रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं। कई सारी कैश की एंट्रीज थी, कैश का वायलेशन था, 107C 107D का वायलेशन था, उसने बताया नहीं था। ऐसे कई सारी चीजें थी जो मुझे पता थी, तो मैंने उसको स्पेसिफिकली पूछा था तुमने क्यों नहीं लिखा हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इसमें अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ सर, थोड़ा आपका सलाह मिल सकता तो। मिस्टर हरिया, आप एक एप्लीकेशन बनाइए अंडर सेक्शन 89A, वो सोसाइटी का इंस्पेक्शन का प्रोविजन है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन बनाइए, 100 रुपए का कोर्ट फी लगाइए, और आपने भी जो जो पॉइंट्स बताए और कोई भी पॉइंट्स एप्लीकेशन बनाने तक आपके मन में आता होगा तो वो सारा लिख लीजिए। वो इंस्पेक्शन होगा, आपको जवाब नहीं दिया उसने, लेकिन जब 89A का इंक्वायरी ऑफिसर आएगा तो उसको सारे जवाब दे देगा। जब वो सारे जवाब 89A वाले को देगा, ऑफिसर को देगा, वो अपने रिपोर्ट में दर्ज करेगा और रिपोर्ट की कॉपी आप ले लीजिएगा। तो जवाब यहां से नहीं मिल रहा है अगर, तो बैकडोर से भी आप ये जवाब ले सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। सर लकीली आपकी एडवाइस से ही मैंने 89A भी लगाया था, और उसका परसों ही मुझे ऑर्डर भी मिल चुका है। 89A भी ऑलरेडी, यानी वो दूसरे मुद्दे के लिए था, लेकिन मुझे लगता है अभी ये भी पॉइंट उसमें कवर हो जाएगा। आप कवर मत होने दीजिए, आप 89A का एप्लीकेशन हर हफ्ते फाइल कर सकते हो, कानून में कोई बंदिश नहीं। ठीक है, कानून ये नहीं बोलता है कि आपने 89A फाइल किया है तो आप वापस नहीं कर सकते हो। आप हर हफ्ते फाइल करो, हर महीने फाइल करो। कई सोसाइटियों में ऐसा सलाह दिया जाता है कि जब सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को सुनने को तैयार नहीं है, कान बंद पड़ गए, उसके दिमाग सुन हो गया है, जोर जबरदस्ती करते रहते हैं, दादागिरी करते रहते हैं, तो ऐसे दादागिरी सहन करना का अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, और नहीं इच्छा है तो ये 89A का लगाते जाइए एप्लीकेशन। आपको क्या तकलीफ है? एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग का और टाइपिंग का 50 रुपया, कोर्ट फी का 100 रुपया, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास आने जाने का दूसरा 50 रुपया। इज़न्ट इट? अगर आपको कोई परेशान कर सकता है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए कि सामने वाले को कैसे परेशान करना है। या तो घर पे बैठो, कोल्ड ड्रिंक पीते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वप्ना राउत। लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल कंक्लूड टुडेस। हेलो सर। यस सर, मुझे पूछना है सिर्फ जिस सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका इनकम टैक्स रिटर्न अकाउंट फाइनल होने के होता नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं जाता है। तो उस केस में अगर इनकम टैक्स की नोटिस आए तो कैसे डील होता है? अभी देखिए ऐसे है कि इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स वालों को कोई मतलब नहीं है कि कमिटी रन कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने भरा नहीं है तो ये जिम्मेदारी, जो लायबिलिटी जो आएगी वो सोसाइटी के ऊपर ही आएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को आप पर्सनली उसके ऊपर पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया हुआ है, तो उसके ऊपर तो कोई
पेनल्टी आएगी नहीं। तो ये मेंबर की जिम्मेदारी है कि वे उसको रिमाइंड करते रहे कि भाई आप रिटर्न फाइल कर दो, और नहीं तो हम पेनल्टी हम भरेंगे करके। ये आप कर सकते हो, या तो रजिस्ट्रार को लिख सकते हो कि फलाना इसे हो रहा है, आप कर दो। लेकिन कुछ भी हो, इनकम टैक्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कोई मतलब नहीं है। फाइनली उसकी पेनल्टी टैक्स जो आएगा वो सोसाइटी के ऊपर ही आएगा। वैसे फ्रेंड्स को ये बता दूं, सारे फ्रेंड्स को, कि सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो आपके बुलाने पे आता है। मतलब आपने गैर कानूनी काम किया, सोसाइटी को ठीक से संभाला नहीं, तब एडमिनिस्ट्रेटर आता है। एडमिनिस्ट्रेटर आपकी सोसाइटी में जबरदस्ती नहीं घुसता है। हेंस एडमिनिस्ट्रेटर जो गलती करता है वो एक्चुअली ये मान के चलो कि हम लोग खुद ही गलती करते हैं। एनीवे, आई विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स, we wish to thank our speaker, Chartered Accountant Mr. Mahadev Puranik, for sharing his knowledge and answering all the questions of our members over here. Thank you once again.